Yeah, namaskar mitro, we'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now it is 9 p.m. and we'll start this class. My first question is, can you see me, can you hear me? क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? True false में वोटिंग में बताइए. प्रियांशु, बशिंदर, योगेश, पल्लवी, प्रियंक, प्रीति, विशाल, आराध्या, इकरा, नादर, डांस रिजस, वी मूव फॉरवर्ड. 2% लोग बोल रहे नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, डाउन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होपफुली इट वर्क. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, देन इट वर्क. क्लास में जो डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए जिसका लिंक चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में, और फिर मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में उसके जवाब डाल रहा हूं. जैसे 5 और 6 सितंबर को करीब 150 डाउट्स आए थे, उसकी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है. अनअकैडमी के लर्न ऐप पे मिल जाएगी वगैरह. उसके बाद जो करीब 150 डाउट, मतलब 9 तक की बात हम करें, 9 सितंबर की, तब तक के डाउट वो मैं कल मतलब वेडनेसडे शाम तक अपलोड करने की कोशिश करता हूं. उसके बाद भी जो है उसको भी मतलब साइकिल में स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग. पहले मैं क्या करता था, वेडनेसडे की साइकिल लगता था, पर अभी ऑलरेडी 500 डाउट आ गए तो उतना तो करने बैठा मेरे 3 दिन उसी में निकल गया. तो थोड़ा थोड़ा मैं देखता हूं. डोंट वरी, जो भी प्रश्न पूछे गए मैं जवाब दूंगा उसका. डोंट वरी, वो आ गए सब गूगल फॉर्म में. फिर हम लोग पढ़े थे पिलर 1 2 मनी सप्लाई, जिसमें कल लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, डिपॉजिट के टाइप्स, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो सब देखा था. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, उसमें M1 M2 M3 M4 देखा था. अब ये सब देखा था एंड मेक श्योर आज का लेक्चर देखने से पहले वो सब देख के आयो. मेक श्योर यू हैव फिनिश्ड यस्टरडेज क्लास बिफोर कमिंग हियर, वरना आज बहुत सारी चीजें ऊपर से जाएंगी. तो वो कांसेप्ट जरूरी है. ऐसे मत आओ सीधा जमाई राजा बन के मत आओ जेब में हाथ डाल के. दिस इज नॉट योर भारत. और क्या पहले जो कंप्लीट किया. तो आज हमको समझना है M0 मनी मल्टीप्लायर क्या है, CRR और ये सब चीजें क्या है. वन बाय वन विल सी. जो फिर बचता है वो कल चलेगा. ये 5 लेक्चर्स की कंटीन्यूअस सीरीज चल रही है. हैंडआउट भी अपलोड कर चुका हूं. जिन लोगों को नहीं पता तो मेरी प्रोफाइल पे जाइए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो तो पीसीबी10 रफ्तार उसको क्लिक करोगे, बाजू से नया पेज खुलता है, उसमें अपडेट बटन को क्लिक करो, साइड बार खुलती है, उसके अंदर से माल मिल जाएगा. इफ यू हैव पीसी और लैपटॉप तो ये मेथड है. नहीं तो मोबाइल ऐप से देख रहे हो तो उसके कम्युनिटी टैब में जाओ, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, उसमें जाके स्क्रॉल अप करो तो सब माल मिल जाएगी. पीडीएफ फाइल जो भी होते हैं उसको क्लिक करने के लिए वहां 3 डॉट्स होते हैं, उसको क्लिक करो, पीडीएफ फाइल मिल जाती है. आगे बढ़ने से पहले कल तक जो समझा था उसमें से ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2019 प्रीलिम्स. क्वेश्चन ऐसा है, बैंक के लिए इनमें से कौन सी चीज संपत्ति नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक. ऑप्शन ए एडवांसेस, ऑप्शन बी डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट्स, ऑप्शन डी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. या इसको आप स्किप भी कर सकते हैं. आप कुछ लोग कहेंगे मुझे तो ये वर्ड्स का भी नहीं पता कि मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या होता है. डोंट वरी, फिर भी जो ठीक लगता है आपको एबीसीडी में से कुछ राइट. आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स नाउ. खुशबू, योगेश, अनुज, अंकिता, महक, हर्ष, ऋतुराज, बचरा, गौरव, शशांक, इंशा, बीनू, प्रज्ञा, प्रतिभा, नावेद, ईशा, हिमांशु, कपिल, गौतम. मैं आपके नाम नहीं पढ़ रहा, ऊपर जो चैट में लिख रहे हैं या मेरे डैशबोर्ड में अलग से दिखता है. लेट मी शो यू. नहीं ये वेबकैम मिल जाएगा. बेसिकली आप जो चैट करते हैं उसके नाम में नहीं बोल रहा हूँ. जब आप सही आंसर टिक करते हैं तो मैं जो टीचर हूं तो मेरा पोर्टल थोड़ा अलग दिखता है, उसके अंदर इट विल शो मी कि इसने करेक्ट किया है. मैं उनके नाम बोला, इसलिए इफ यू वांट कि मैं आपका नाम बोलूं तो एबीसीडी टिक करो, नहीं कि चैट बॉक्स में एबीसीडी लिखो. खैर, उनका रोबो, अक्षय, रागिनी, आर्यन, अनन्या, लव, तुषार, विनीत, राहुल एंड अदर्स करेक्ट आंसर. समझते हैं. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने जो भी लोन्स लिए हैं वो कंपनी की लायबिलिटी है. क्यों? क्योंकि उसने वो रकम रिटर्न की. लायबिलिटी मींस व्हाट? इट इज समथिंग लाइक अ नेगेटिव थिंग, शेयर स्माइली, कि वो मुझे लौटाना होगा. अब उसी तरह से आप सोचो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन्स गिवन क्या है, उसके लिए तो हार्ट इमोजी है, हैप्पी स्माइली है, क्योंकि उसको तो पैसा मिला, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दे आर अर्निंग. तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन्स क्या हुआ उसका एसेट्स. वेयर एज डिपॉजिट्स, डिपॉजिट के पॉइंट बारे में आप सोचो, बैंक का शेयर स्माइली हो जाएगा, क्योंकि वो तो डिपॉजिट तो उसने डिपॉजिटर को वापस करना है, उस पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी रिटर्न करना है. सो बैंकर्स के लिए डिपॉजिट उसकी एसेट नहीं है, बैंकर्स के लिए वो लायबिलिटी है, शेयर स्माइली. तो वही वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एसेट में नहीं है. तो देखिए, एडवांसेस, एडवांसेस मतलब लोन, तो लोन तो एसेट है. डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट तो मैंने आपको बताया दे आर नॉट एसेट्स ना, वो तो बैंक की लायबिलिटी है, देता है कि जो उसने वापस चुकानी है डिपॉजिटर्स को. तो यही हमको पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेट. तो बाकी वर्ड्स ना भी पता हो, डेफिनेटली ये तो पता है कि भाई डिपॉजिट तो एसेट नहीं है, डिपॉजिट वन टाइप ऑफ लायबिलिटी है फॉर द बैंक. सो द आंसर इज बी, डिपॉजिट्स. बाकी जो वर्ड्स हैं जैसे इन्वेस्टमेंट, तो मान लीजिए बैंक ने कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की, वो क्या आगे देखते हैं, तो वो सब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उसकी एसेट है, उसमें से वो प्रॉफिट इंटरेस्ट कमाएगा. मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, वो सब एग्जैक्ट लोन होते हैं शॉर्ट टर्म के, उसके बारे में पिलर 1 सी शेयर मार्केट में समझेंगे. सो दिस वाज वन क्वेश्चन. 2020 प्रीलिम में ये पूछा, अगर आप अपने बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकालेंगे तो समस्त मौद्रिक संसाधन पर उसका तत्कालीन क्या असर होगा. इफ यू विथड्रॉ 1 लाख रुपीस कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट द बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी ब्लैंक. पहला कि वो जो भी एग्रीगेट मनी सप्लाई है वो 1 लाख रुपए जितना कम हो जाएगा, टू रिड्यूस इट बाय 1 लाख रुपीस. ऑप्शन बी कि वो 1 लाख जितना बढ़ जाएगा, द मनी सप्लाई विल इंक्रीज बाय 1 लाख रुपीस. ऑप्शन सी वो 1 लाख से ज्यादा बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज बाय मोर देन 1 लाख रुपीस. या ऑप्शन डी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मनी सप्लाई टू लीव इट अनचेंज. तो इसमें से क्या होगा आप सोचो. या ऑप्शन ई भी कर सकते हैं कि वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स नाउ. एबीसीडी बटन दबाइए. अविरल, खुशबू, अभिजीत, सोनिया, जाहिदा, विशाल, शुभम, गोविंद, मयंक, हर्ष, शिरीन, योगेश, वेंकटेश, शशांक, लिपि, मोहित, अंकिता, विनीत, विराट, सैम, अदम्य, पूजा, समर्थ, ईशा, हिमांशु, निमिष, स्वदेश, साक्षी, रागिनी, सौम्य, पूजा, तुषार, रुचिर. ये सब फिर ओंकार, विनीत, रोबो, तुषार, आर्यन, विश्वरतन, रागिनी, राहुल, दर्शन, लव एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स. कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने उससे कोई कंपनी के शेयर खरीदे, फिर मुकेश अंबानी ने वो शेयर की, उसकी जो इन्वेस्टमेंट में पैसा है उसे उसने पैसा दे दिया विराट कोहली को एडवर्टाइजमेंट के लिए. विराट कोहली ने किसी से ज्वेलरी खरीदी और ज्वेलर ने पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. तो इसमें किधर भी कहां पर भी जाओ, यू हैव टू टेक फोटोग्राफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तब आप सोचने बैठो कि सपोज देयर इज अ सिचुएशन, आरबीआई ने 1 लाख रुपए जनरेट किए थे, ये जेंटलमैन को मिले, और उसने सारे ही पैसे डिमांड डिपॉजिट 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में डाले, उसके हाथ में कैश कुछ भी नहीं है, जीरो. तभी मनी सप्लाई, और उसने पूछा एग्रीगेट मनी सप्लाई, मतलब ही इज आस्किंग अबाउट M3. M3 की फॉर्मूला हमने कल देखी थी, कौन करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ऐसी वो बात. या हम कहें कि ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स उसको आप ऐड करो. हाँ, तो M0 माफी M3 क्या है पहले, सपोज एट मॉर्निंग 10 AM, कौन करेंसी विद पब्लिक जीरो, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कितना 1 लाख रुपए, टाइम डिपॉजिट विद बैंक जीरो, जब जाएगा 1 लाख.
सो ओरिजिनली मनी सप्लाई इज 1 लाख रुपीज। देन सपोज एट 10:01 1 मिनट बाद वो पैसा विड्रॉ कर लेता है, तो पैसा विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, कॉइन करेंसी विद पब्लिक 1 लाख रुपीज, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, वो तो उसने विड्रॉ कर लिया ना भाई, हाँ तो हो गया जीरो। टाइम डिपॉजिट तो पहले भी जीरो था, तो अब वापस से प्लस करो, कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट, तो जाओ 1 लाख। यानी कि बिफोर भी 1 लाख था और आफ्टर भी 1 लाख था। यानी हमको पूछा इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ 10 AM से 10:01 1 मिनट में क्या हुआ, तो जवाब अनचेंज, कोई असर नहीं हुआ, सेम टू सेम, मनी सप्लाई डिड नॉट चेंज। तो बस वही जवाब है, इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब M3 पे क्या असर होगा, तो जवाब टू लीव इट अनचेंज, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पूछता तो क्या, तो देखिए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, क्योंकि वो तो ये डिपेंड करता है कि विड्रॉ किया 1 लाख रुपए, वो क्या आपने पेमेंट में दिया, फिर किसी ने डिपॉजिट में डाला, फिर किसी को लोन में मिला, फिर वापस डिपॉजिट में गया, अगर ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पैसा बढ़ जाए। अब यहाँ तो हमें इमीडिएट पूछा तो हमें वो दिमाग खर्च नहीं करना है, सो सेम मतलब इट विल रिमेन अनचेंज्ड। कल रात याद करो कि जैसे आरबीआई ने 120 रुपीज मुझे दिए, मैंने 20 कैश में रखा, 100 डिपॉजिट किया, बैंक ने 100 रुपये मुकेश अंबानी को दिया, मुकेश अंबानी ने वो 100 लोन में से लेके 100 अपने मैनेजर को दिया जिसमें उसने 20 रखा, फिर 80 आगे गया, तो ऐसा घूमते रहेगा पैसा, तो फिर मनी सप्लाई M3 विल इंक्रीज की, ओरिजिनली था 120, इधर कितना दिख रहा है 220, दैट इज अ सेपरेट केस। पर यहाँ तो हमको पूछा इमीडिएट क्या असर होगा, तो इमीडिएट विदिन 1 मिनट तो क्या असर होगा, कुछ नहीं, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, सो दैट इज द आंसर। अब ये भी प्रश्न ऐसा है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सी थियरी इज गिवन इन एनसीईआरटी फॉर, जब से वो बनी होगी तब से दी है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बट दे आस्क्ड इट फर्स्ट टाइम मे बी 2019 में और 20 में इन लोगों ने कुछ प्रश्न इसका पूछा था। तब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करो और इससे पहले 25 साल तक का देखो तो उसने कभी नहीं पूछा ऐसा। तो ये लोग जो छोटी बुद्धि से सोचते हैं नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं करना है, दैट इज नॉट द वे। हिस्ट्री में बराबर है कि बुद्धिज्म जैनिज्म दे विल आस्क एवरी ईयर, ऐसा कुछ दिखे, इकोनॉमी इज नॉट लाइक दैट, ये कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं फिर 25 साल तक नहीं भी आते, बट इफ दे आर गिवन इन एनसीईआरटी, इफ दैट इज द बेसिक फाउंडेशन, उतनी तो हमें समझ होनी चाहिए, तो छोटी बुद्धि से एनालिसिस मत करो। बाकी हमने ये तो समझा था कि 120 रुपये अगर प्रिंट हुए हैं तो 220 रुपये कैसे हो गए, क्योंकि सेम नोट मल्टीपल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि हम ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड पेमेंट से एक ही पैसा एक जगह फिर भी वो अलग अलग जगह दिख सकता है। यानी आज का टॉपिक है ये M0 और मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लाई, ये सब चीजें कैसी आ रही है वो सब समझना है। सपोज एक इक्विलिब्रियम सेट हुआ है कि मार्केट में 100 रुपये है और 1 किलो ऑनियन है, तो प्राइस क्या होगा, 1 किलो ऑनियन विल सेल फॉर 100 रुपीज, 1 किलो का भाव होगा 100 रुपये। पर मान लीजिए सरकार ऐसा सोचे कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, एक नई योजना करते, प्रधानमंत्री सूटकेस ले लो योजना, दे दो योजना कि जहाँ हर एक गरीब आदमी को एक सूटकेस दिया जाएगा जिसके अंदर 1 लाख रुपीज होंगे, तो पॉवर्टी तो रिमूव होगी भाई, सबको गरीबी हट जाएगी अगर ऐसी सरकार पैसा दे दे। क्या आपको लगता है, तो जवाब है नहीं, बिकॉज देन व्हाट विल हैपन, अब तो हर एक आदमी के पास लाख लाख रुपए के नोट्स हैं, तो फिर हर एक आदमी जाएगा दुकान में कि आई वांट टू बाय ऑनियन, आई वांट टू बाय ऑनियन, पर सप्लाई तो सेम टू सेम ही है ना, पहले भी 1 केजी था, बाद में भी 1 केजी है, तो सप्लाई सेम है, डिमांड इंक्रीज हो गया तो उस चीज का प्राइस जो भी शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो बढ़ा देगा। तो ना ऑनियन में सेल फॉर 1500 रुपीज पर किलो, पहले प्राइस क्या था 100 रुपीज पर किलो, तो यानी ये तो क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ रही है। यानी अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है, पहले 100 थे अभी ज्यादा रुपए हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाए पर सप्लाई अगर नहीं बढ़े गुड्स एंड सर्विसेज की, इट कैन रिजल्ट इनटू प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की तकलीफ हो सकती है। तो आरबीआई क्या करे, एक तो काम ये हो सकता है भाई यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑनियन इज नॉट इनफ, 500 किलो ऑनियन पैदा करो, पर आरबीआई के पास तो ऐसे कोई खेत तो है नहीं, आरबीआई डज नॉट ओन एनी फार्म्स, सो आरबीआई कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑनियंस। तो आरबीआई क्या कर सकता है, सप्लाई ऑफ मनी उसको कंट्रोल करे कि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, हटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं, ताकि जो ओरिजिनली सिर्फ एक ही नोट था उतना रहना चाहिए। देन सेम टू सेम सिचुएशन पे आ जाएंगे हम लोग कि 1 करेंसी नोट 1 किलोग्राम ऑनियन, सो 1 किलोग्राम ऑनियन विल सेल फॉर 100 रुपीज। तो बस आरबीआई ये कोशिश करता है कि मनी सप्लाई में कैसे कंट्रोल में रखो ताकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ नहीं जाए। इसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, उसमें से एक टूल आप समझते हैं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। सपोज आरबीआई ने 100 रुपये का एक नोट प्रिंट किया और आरबीआई ने वो नोट ये जेंटलमैन को दे दिया 100 रुपये नोट, और ये जेंटलमैन ने क्या किया, वो 100 रुपये नोट बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, जिसमें उसने डिमांड डिपॉजिट जैसे कि सेविंग अकाउंट में 30 रुपीज डाले और टाइम डिपॉजिट में 7070 रुपये डाले। आप कहें ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं टाइम डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, तो टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट में सपोज 6% ब्याज, ज्यादा पैसा डालेगा, सेविंग सपोज 4% 2% है तो उसमें कम पैसा डालेगा। सो दिस इज द सिचुएशन कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लायबिलिटी में डिमांड और टाइम लायबिलिटी टोटल 100 रुपीज आ गई, किसकी, ये भाई साहब की। अब आगे बैंकर क्या ये लोन में 100 रुपीज सर्कुलेट कर सकता है, जवाब है नहीं, बिकॉज आरबीआई ने क्या बोला, कैश रिजर्व रेशियो होगा 10% ऑफ डिपॉजिट्स, यानी डिपॉजिट में जो पैसा मिला कितना 100, उसका 10% किसी को लोन में देना नहीं है। बैंक कैन नॉट गिव लोन ऑफ 10% ऑफ द डिपॉजिट टू एनीवन, बस उसको एक तरफ रख दो तुम, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हाँ तो फिर आप क्या करेंगे, सीआरआर कितना 10 एक तरफ रखना है और बाकी जो पैसा बचा कितना 90 लोन्स उसको आगे घुमाना है। सो लाइक दैट यू विल सर्कुलेट इट। अभी 90 रुपीज जो बचे, बैंकर ने किसी को लोन दिया, स्मॉल बिजनेसमैन, उसने जियो इंटरनेट फिट कराया तो उसने वो 100 रुपीज मुकेश अंबानी को पे किए। अब 100 भी नहीं, माफ कीजिए, सपोज बिकॉज 100 तो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट हुआ, उसके अंदर 10 रुपीज तो लॉक हो गए सीआरआर में, बाकी बचे 90 रुपीज। 90 रुपीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बिजनेसमैन को लोन में दिए। नाउ दिस बिजनेसमैन हैज रिसीव्ड 90 रुपीज एज लोन, और ये बिजनेसमैन उसी 90 रुपीज को दे रहा है मुकेश अंबानी को कि मैंने आपसे रिलायंस जियो इंटरनेट खरीदा था तो ये उसका पेमेंट है। सो नाउ मुकेश अंबानी रिसीव्ड 90 रुपीज, मुकेश अंबानी वो सारे पैसे एक्सिस बैंक में डिपॉजिट कर देता है। हो सकता है एक्सिस बैंक में उसका करंट अकाउंट हो और उसने 90 रुपये डिपॉजिट कर दिया, करंट अकाउंट का डिमांड डिपॉजिट है और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसकी लायबिलिटी है। सो यस 90 रुपीज आर देयर इन द एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक के पास टोटल 90 रुपीज है, तो क्या वो 90 रुपीज लोन में दे सकता है, नहीं, उस पर भी आगे का वही रूल होगा कि यू हैव टू लॉक 10% ऑफ योर डिपॉजिट एज सीआरआर। तो अगर एसबीआई के लिए 100 डिपॉजिट में लॉक हुआ तो एक्सिस के लिए 90 में से कितना होगा 9 रुपीज, क्योंकि 10% लॉक करना है ना, तो 10% लॉक हो रहा है। तो यानी यहाँ पर भी सीन क्या होगा कि 9 रुपीज लॉक एज सीआरआर और बाकी 81 रुपीज, गौर करिए टोटल कितने थे 90, लॉक हो गए 9 रुपीज और बाकी 81 रुपीज एक्सिस बैंक सपोज टाटा को लोन में दे रहा है, ऐसा सीन हो रहा है। फिर टाटा उसकी मदद से अपनी नैनो कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं या एयर इंडिया को परचेज कर रहे हैं, उनकी मर्जी। सो सेम मनी इज गोइंग इनटू मल्टीपल प्लेसेस। अब यहाँ पर आप सोचने बैठो कि ये जो प्रोसेस है डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन, ये तो चलती रहेगी कि फर्स्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिली 100 डिपॉजिट, उसमें से 10% यानी 10 रुपीज लॉक हो गए, बाकी के 90 रुपीज उसने लोन में दी।
फिर वो लोन में पैसा आया, वो किसी बिजनेसमैन ने लिया, उसने मुकेश अंबानी को पे किया, मुकेश अंबानी ने एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किया, सो 90 रुपीज वेंट इनटू सेकंड बैंक एक्सिस बैंक। फिर एक्सिस बैंक ने भी उसमें से 10% सीआरआर यानी 9 रुपीज लॉक कर दिए और रिमेनिंग 81 रुपीज किसी को लोन में दे दिए। ये 81 रुपीज गए टाटा को, टाटा ने किसी और को पे किया, उस आदमी ने जाके किसी और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो थर्ड बैंक अकाउंट में 81 रुपीज गए, उसने वापस 10% सीआरआर के रूप में 8 रुपीज 10 पैसा लॉक किया, बाकी 72 रुपीज 90 पैसा लोन में दिया, वगैरह वगैरह, ये चलते जाएगा। अब आप देखिए हर स्टेज पे क्या हो रहा है, फर्स्ट बैंक 100 डिपॉजिट, सेकंड बैंक 90 डिपॉजिट, थर्ड बैंक 81 डिपॉजिट, तो मतलब डिपॉजिट डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा करते करते फोर्थ, फिफ्थ, nth नंबर का बैंक आएगा, सपोज 999 नंबर का बैंक आएगा, तब तक तो 0.00 समथिंग हो जाएगा। उसी तरह लोन भी उसमें 0.00 समथिंग हो जाएगा और सीआरआर में भी 0.00 समथिंग पैसा हो जाएगा। ये तो चल रहा है ना धीरे-धीरे, तो इट इज गोइंग टू डिमिनिश, ये धीरे हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आदमी हाथ में नकदी रकम नहीं रखता, वी आर अज्यूमिंग दैट नो वन इज कीपिंग कैश इन देयर हैंड्स, एवरीवन इज डिपॉजिटिंग एवरी मनी इनटू बैंक अकाउंट। देखिए फर्स्ट जेंटलमैन के पास 100 थे, उसने सारा डिपॉजिट किया, उसमें से 90 इसको मिला, उसने सारा लोन में मिला, मुकेश भाई को पे किया, मुकेश अंबानी ने वो सेकंड बैंक में सारा डिपॉजिट किया, ओके, सो एवरीवन इज डिपॉजिटिंग एंटायर मनी, कोई भी अपने हाथ में कैश नहीं रख रहा, सारा पैसा बैंक में जा रहा है। अब आप फार्मूला याद करो, M3 की फार्मूला क्या थी, M3 की फार्मूला थी कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक इक्वल M3। तो कॉइन करेंसी विद पब्लिक क्या है, जवाब है जीरो। मैं आपको पिछली स्लाइड में मैंने आपको बोला ना, वी आर अज्यूमिंग कि सपोज नो वन इज कीपिंग कैश इन हैंड, एवरी रुपीज डिपॉजिटेड इन बैंक, कोई आदमी कैश हाथ में रखता ही नहीं, सारा पैसा मान लीजिए बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, ऐसी हम सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो कॉइन करेंसी विद पब्लिक कितना, जीरो, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स इक्वल्स M3। तो उदाहरण के लिए समझ लो कि सारा पैसा बैंक में, किसी के पास कॉइन करेंसी में पैसा है नहीं, तो इसका मतलब जितनी डिपॉजिट्स हैं वो सबको ऐड करोगे तो जो जवाब आपको मिलेगा दैट विल बी M3। अब गौर करो, M3 क्या है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक, पर वो तो जीरो है, सारा पैसा पब्लिक ने बैंक में डाल दिया, तो प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, वो जितना है वो सबको आप ऐड करोगे तो आपको M3 मिलेगा, क्योंकि ये तो जीरो है, तो प्लस व्हाटएवर इज हियर वो M3। तो डिपॉजिट कितनी है, हाँ तो देखो फर्स्ट बैंक में डिपॉजिट है 100, सेकंड बैंक में है 90, थर्ड बैंक में 81, करते करते नीचे जा रही। तो जिसको भी M3 फाइंड करना है उसने क्या करना है कि कॉइन करेंसी विद पब्लिक जीरो प्लस टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, मतलब ये जो पिंक फ्रेम है उसके अंदर जितना नंबर है उसको सिग्मा यानी कि सम कर दो, ऐड कर दो, जो भी नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर M3। हम गिविंग यू 10 सेकंड, पहले दिमाग में इतना बिठाओ कि ये क्या बात हो रही है। कुल मिला क्या हो रहा है, 100 रुपए इसके पास थे, उसने डिपॉजिट में डाला, उसमें से सीआरआर में लॉक लोन में गया, डिपॉजिट लोन डिपॉजिट हो रहा है, और हमको फाइंड करना है M3 कितना है, M3 कितना है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक जीरो, बिकॉज़ सारा पैसा डिपॉजिट में गया, तो डिपॉजिट कितनी है, पिंक फ्रेम में जितना है वो सब डिपॉजिट है। आप लोग कहीं लोन में पैसा भाई भूल जाओ उसको, सीआरआर में पैसा भूल जाओ उसको, बिकॉज़ M3 की फार्मूला क्या है, M3 फार्मूला इज सिंपल, कॉइन करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक। तो हमको सिर्फ डिपॉजिट का कॉलम देखना है, लोन सीआरआर इनकम टैक्स किधर गया, ये फलाना किधर गया, वो सब अपना काम नहीं है, ओनली फोकस ऑन डिपॉजिट्स नाउ। अब आपने अच्छा इसको मैं सिग्मा यानी कि सम करूंगा तो क्या जवाब आएगा, तो उसके लिए आप एक एक्सेल शीट में सब डालो कि बैंक 1 में 100 है, बैंक 2 में 90 गया, फिर 81, करते करते आप इसको ड्रैग करोगे तो पता चलेगा कि बैंक 75 तक पहुंचोगे, तो बैंक 75 में डिपॉजिट होगा 0.04 रुपीस, मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही मान लेते हैं अब इसको। सो नाउ यू हैव ऑल द नंबर्स, और ये जो पिंक फ्रेम है बेसिकली पिंक फ्रेम को ही मैंने बड़ा किया है। अब आप जानते हैं एक्सेल में वो होता है सिग्मा या सम 1 टू 75 सेल्स का आप सम करो तो वो सीधा आपको टोटल गिन के कर देगा कि इट इज गोइंग टू बी 999 रुपीस समथिंग। तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि भाई 1000 रुपीस हो गया, यानी सारे बैंकों में टोटल डिपॉजिट अभी कितने हैं, ऑलमोस्ट 1000। तो M3 कितना होगा, जवाब है 1000। व्हाई, क्योंकि कॉइन करेंसी पब्लिक जीरो है ना, और टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का सब हमने ऐड किया था, हमको 1000 मिला, तो M3 इज 1000। यही बात एनसीईआरटी ने भी समझा, पर एनसीईआरटी ने क्या किया कि एच है सपोज शुरू में, फिर h/2 हुआ, फिर h/2 का इतना पार्ट करके इतनी कॉम्प्लेक्स जटिल चीज कर दी है कि कोई समझ ही नहीं सकी। हालांकि इंटरेस्टिंगली आप जानते हैं कोरोना के बाद एनसीईआरटी अपना सिलेबस रैशनलाइज कर रहा है, मतलब कम पढ़ने पड़ाएंगे, बच्चों का लोड कम करना है, तो इन्होंने ये सब मेरे ख्याल से लेटेस्ट बुक में डिलीट कर दिया। तो मेरा तुमको ये पूछना है, तो फिर भाई इसका मतलब तुम खुद मानते हो, तो मतलब एनसीईआरटी तुम खुद मानते हो कि तुम फालतू का स्टेज दे रहे हो पब्लिक को, इसलिए तुमने अब डिलीट किया है, तो इतने साल स्टेज जो दिया था उसकी माफी मांगो ट्विटर पे आके। खैर वापस आते हैं, अब ये जितना हमने समझा उसमें से हमने एक फॉर्मूला डिराइव करनी। शुरू में कितनी नोट थी, शुरू में कितनी नोट थी, ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन नोट, 100 रुपीस का नोट, तो उसको मैं कहूंगा M0, क्योंकि शुरू में जन्म हुआ तो दैट इज M0। तो M0 कितना था, 100 रुपए का एक नोट था, ये भाई साहब के पास आया, उसने डिपॉजिट किया, और पूरा खेल करते करते M3 बिकेम कितना 1000। ओके, सो ओरिजिनली M0 कितना था, 100 रुपीस जो प्रिंट किया गया था, उसको हम कहेंगे स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। वो क्या है अभी आगे समझे, अभी के लिए जो ओरिजिनली प्रिंट हुआ था आरबीआई के द्वारा दैट इज M0, M0 कितना था 100। फिर वो एक आदमी को मिला, फिर डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन करते करते जब हमने M3 फाइंड किया वो कितना है 1000। यहाँ पर M3 को हम क्या कहेंगे, स्टॉक ऑफ टोटल मनी। अब आप कहेंगे टोटल मनी मतलब वो तो स्पेकुलेटिव डिमांड और ये वो, उसको खिचड़ी मत पका, वो अलग कंसेप्ट है, यहाँ अलग बात हो रही है। यहाँ वो ये देखना चाहता है कि टोटल मनी सप्लाई कितना है, और हमने देखा उसके तो 4 इंडिकेटर है, M1 M2 M3 M4, लेकिन हमने देखा था आरबीआई ज्यादा फोकस किसको करती है, M3 को, तो इसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं, तो उसी बात चली। अब टोटल मनी M3 इज हाउ मच 1000 एंड ओरिजिनली कितना था M0 100। तो बस इन दोनों का रेशियो निकालो, डिवीजन करो, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 कितना है जवाब 10। ये 10 क्या 10 टाइम्स, इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। ये क्या बोलना चाहता है कि सपोज आरबीआई ने प्रिंट किया 100 रुपीस, जिसको बोले M0, तो डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन के चलते मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट है, और 10 टाइम्स ये पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 टाइम्स कितना होगा 1000, सो दैट इज M3। अभी ये असल में ऐसा कैसे पैदा हो गया, तो कल रात याद करो मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, कि जिसमें हर एक बैंक अपने डिमांड और टाइम डिपॉजिट को आगे लोन में घुमा सकता है, एंड एज अ रिजल्ट ये पूरी सिस्टम डेवलप हो जाती है, और उसकी ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अब कुछ लोग कहते हैं 100 रुपए थे तो 1000 रुपए कैसे हो गए, तो वही तो मैंने आपको बोला, कल का लेक्चर आप देख के आओ, कल भी यही हुआ था, मुकेश अंबानी के पास लोन गया तो 220 कैसे हो गया था। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो भी 100 या 120 रुपीस प्रिंट किए गए वो सेम टू सेम नोट मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होता है साइमल्टेनियसली, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट, लोन, कार्ड पेमेंट वगैरह के चलते सेम करेंसी नोट सपोज एक ही है, बट वो 4 जगह पर एक साथ हो सकता है, सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। तो इस कारण से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, M3 तक हम पहुंचते हैं। नाउ वी लर्न दिस इज मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, M0 और M3 के बीच का रेशियो है 10 टाइम्स हुआ, ये हमने देखा। नाउ सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, मान लीजिए बाजार में महंगाई चल रही है कि ऑनियंस आर सेलिंग फॉर 500 रुपीस या जो भी, आरबीआई क्या कर सकती है,
टू फाइट द इन्फ्लेशन आरबीआई ने क्या करना चाहिए, महंगाई से लड़ना है तो मुद्रा आपूर्ति कम करनी चाहिए। टू फाइट इन्फ्लेशन आरबीआई शुड रिड्यूस द मनी सप्लाई, जो मैंने आगे आपको बताया। तो अगर दो लोग शॉपिंग करने आए, दोनों के हाथ में 100 का नोट है, आरबीआई ने गब्बर सिंह की तरह हाथ काट देना चाहिए, तो अपने आप डिमांड कम हो गई एंड देन सप्लाई के साथ मैच हो गई, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। तो इसके लिए आरबीआई क्या कर सकता है, एक काम ये हो सकता है कि सीआरआर को इंक्रीज करो। सपोज सीआरआर ओरिजिनल क्या था, 10% था, आरबीआई बोले अब से सीआरआर होगा 20%। दैट मींस जो भी रुपया डिपॉजिट में आया, सपोज फर्स्ट बैंक में डिपॉजिट में 100 रुपीज, तो बैंकर को बोला जाएगा तुम 20% लॉक कर दो, तो 20 रुपये लॉक हो जाएगा। तो बाकी जो बचा कितना 80 वो लोन में जाएगा, किसी को मिला उसने किसी को पे किया, जिसको पेमेंट आया वो सेकंड बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, सेकंड बैंक में 80 रुपीज, फिर वो वापस उसमें 80 का 20 मतलब 16 रुपये लॉक कर देगा सीआरआर में, और बाकी 64 लोन में देगा वगैरह, ये फिर लोन डिपॉजिट खेल चलेगा। अब इस केस में मनी सप्लाई कितना होगा, अगर कितना होगा, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग इट थ्रू एक्सेल फाइल, तो पता चलेगा कि स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी यानी कि M0 कितना था 100 रुपीज, और यहाँ पर आप टोटल मनी सप्लाई M3 काउंट करोगे, इट विल टर्न आउट टू बी 500 रुपीज। मतलब ये सारी डिपॉजिट को आप जब ऐड करोगे अभी 100 80 वगैरह 64, तो टोटल M3 विल बी 500 रुपीज। तो मैं ऊपर लिखूं 500, तो नीचे 100 है ऊपर 500 है, इन दोनों को डिवाइड कर जाए 5x। यानी ये ऐसा कहना चाहता है कि जब सीआरआर 20% होगा तो बैंकिंग सिस्टम हर 100 रुपीज में से 500 रुपीज पैदा कर देगी। कैसे, डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन से। इसलिए यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है। अब इसी तरह पे मैं टेबल बनाता कि M0 था 100, मतलब ओरिजिनल जो पैसा प्रिंट हुआ, सीआरआर था 10%, तो M3 कितना हुआ 1000 आया, मतलब कि मल्टीप्लायर कितना था 10 टाइम्स था। जब M0 100 था, लेकिन आरबीआई ने बोल दिया आपसे सीआरआर है 20%, तो स्वाभाविक है लोन में पैसा कम घुमा सकते हैं। नाउ द मनी इज गेटिंग लॉक्ड, सो लेस क्वांटिटी ऑफ मनी यू कैन गिव आउट एज लोन, 20 लॉक 80 दे सकते हैं। एंड देन आपने जो डिपॉजिट लोन वगैरह प्रोसेस करें, फाइनली आपने फाइंड किया M3 कितना है 500, तो यहाँ पर 100 के सामने 500 मतलब मल्टीप्लाई कितना है 5x टाइम्स। तो गौर करो, सीआरआर जब 10% था मल्टीप्लाई 10 टाइम्स था, सीआरआर जब 20% हुआ तो मल्टीप्लाई 20 टाइम्स नहीं हुआ, गिर गया 5 टाइम्स हो गया। क्यों, क्योंकि ज्यादा पैसा लॉक हो रहा है ना भाई, सीआरआर इज लॉकिंग द मनी, जितना लॉक हो गया पैसा लोन में नहीं घूमता, तो डिपॉजिट लोन वो साइकिल ब्रेक हो जाती है, इसलिए कम पैसा जमा होता है। पहले 1000 जमा हुआ, अभी 500 जमा हुआ। हाँ, तो अभी इतनी जो समझ हमने ली जो आपके सामने टेबल में भी है, अभी गौर से सोचना। ऑप्शन ए, सीआरआर को बढ़ाने से M3 कम होता है, इफ आरबीआई इंक्रीजेस सीआरआर देन M3 डिक्रीजेस। ऑप्शन बी, सीआरआर को बढ़ाने से मुद्रा गुणक कम होता है, मतलब इफ आरबीआई इंक्रीजेस सीआरआर देन मनी मल्टीप्लायर डिक्रीजेस। ऑप्शन सी कि बोथ 1 एंड बी, ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। आपके सामने हिंट के लिए टेबल भी है, तो आप सोचो क्या हो रहा है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स नाउ। जतिन, संतोष, ज्योति, संगम, प्रीति, खुशबू, प्रभात, लिपि, साक्षी, केशव, नंद, सोनिया, गौतम, चारू, विशाल, अंकेश, अदम्य, ऋतिक, शशांक, पूजा, सौम्य रंजन, मेघा, श्रुति, रागिनी, अमितेश, ओंकार, विनीत, विश्वरतन, रोवो, सात्विक, ओंकार, रोवो, विनीत, विश्वरतन, तुषार, रागिनी, राहुल, सात्विक, अक्षर, आर एंड अदर्स करेक्ट आंसर। 80% को लगा सी शुड बी द आंसर। अब भाई वो तो देखो ना, टेबल बाजू में तो बना के दिया है। आगे इंक्रीज सीआरआर मतलब पहले 10 था उसका 20 किया, मतलब इंक्रीज किया, तो M3 डिक्रीज हुआ कि नहीं, पहले 1000 था फिर 500 हुआ, तो हाँ डिक्रीज हुआ, तो बराबर है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। फिर क्या बोला कि आगे इंक्रीज सीआरआर, तो मतलब उल्टी बात करो कि 20% था, मतलब आगे इंक्रीज तो मतलब सपोज 10% था और फिर 20% किया, तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीजेस, तो क्या मल्टीप्लाई पहले 10 टाइम्स था फिर 5 टाइम्स हुआ, हाँ तो ये डिक्रीज हुआ, ये भी सही है। सो आंसर इज व्हाट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। 80% लोगों को समझ आ गया, दैट इज वेल एंड गुड। 20 जिनको नहीं समझ आया तो चिंता नहीं करनी, मोस्ट प्रोबेबली जिनको नहीं समझ आया उसके दो तीन कारण क्या होगा। एक वो मोबाइल स्क्रीन से छोटे फॉन्ट में देख रहा है तो उसको थोड़ी वैसे भी दिक्कत है। दूसरा जो एकदम जिन्होंने स्कूल के अंदर असल में तो एनसीईआरटी के कंसेप्ट है, जिसने वो सब नहीं पढ़ा जो दूसरे मीडियम से, तो उसको क्लिक नहीं होती, स्कूल में टीचर बेकार थे, तो उनको भी चिंता नहीं करनी। ये जो पढ़ा है कल सुबह वापस से रिकैप में देखना और आज से खुद से भी थोड़ा बनाते रहना पेन से लिख लिख के, देन इट विल मेक सेंस कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर वापस इसको सुकून से देखना, इट विल मेक सेंस कि ऐसा क्या है। अभी सपोज आपके पास एक रकम है 10%, मतलब वो परसेंटेज है, तो 10% का मतलब क्या हुआ 10 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे 10 हो जाए, 1 डिवाइडेड बाय 10 बोल सकते हैं, मतलब 10% का मतलब क्या है 1 डिवाइडेड बाय 10। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि सपोज जो भी सीआरआर है, व्हाटएवर इज द सीआरआर, उसके सामने नया 1/r पैसा जनरेट होगा, वो ऐसा बोलना चाहते हैं, समझो व्हाटएवर इज सीआरआर उसका 1/CRR उतना पैसा या मल्टीप्लायर जनरेट होगा। तो सपोज सीआरआर इज 10%, सीआरआर इज 10%, तो 1/CRR क्या होगा 1/10%, और 1/10% का मतलब क्या, 10% का मतलब होता है 0.1, या हम ये भी बोले कि 1/10 होगा, तब समझो ये क्या होगा 1/CRR बराबर, और सीआरआर कितना है 10%, जो हमने समझा कि उसको तो हम 1/10 भी लिख सकते हैं, यानी 1/CRR को आप क्या लिखोगे 1 नीचे 1/10 लिख रहा हूं मैं, बिकॉज हमने पाया कि 10% मींस 1/10, और फिर आप जानते हैं कि अगर ऐसा 1/1 समथिंग तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया तो कितना होगा 10 टाइम्स। तो ये ऐसा कहना चाहते हैं बेसिकली कि जब भी सीआरआर 10% होगा तो मल्टीप्लायर कितना होगा 10 टाइम्स। एक और एग्जांपल से देखते हैं, सपोज सीआरआर होगा 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है 20 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको मैं आप करो नंबर लगाओ तो कितना है 1/5, तो इस केस में मल्टीप्लायर कितना होगा, सपोज सीआरआर इज 20%, तो मल्टीप्लायर क्या होगा 1/CRR बराबर 1/20%, और मैंने आपको बताया 20% का मतलब है 1/5, तो ये ऐसी बात होगी कि 1/1/5, और फिर 5 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ए बी और नीचे तीसरी मंजिल बेसमेंट में हो तो उसको फर्स्ट फ्लोर में लाना है, मैथ्स का वो रूल है, तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा। तो जब भी 20% सीआरआर है तो मल्टीप्लाई कितना होगा 5 टाइम्स। जो हमने आगे देखा वो मैथमेटिकली भी आप निकालो एक्सेल फाइल में सैंपल डेटा फीड करके, यही आएगा। लास्टली सपोज सीआरआर 100% होगा तो क्या होगा, तो देखिए 100% का मतलब क्या होता है 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो कट हो जाएगा, तो 1 हो गया। तो इस केस में व्हेन सीआरआर इक्वल्स 100%, तो मल्टीप्लायर कितना होगा 1/CRR, तो बराबर 1/CRR कितना 100%, और 100% का वैल्यू तो होता है 1, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 तो जाएगा 1, तो यानी 1x। इन अदर वर्ड सीआरआर जब 100% होगा तो मनी सप्लाई कितना मल्टीप्लाई होगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। भाई क्योंकि बैंक किसी को लोन दे ही नहीं सकता ना, 100% सीआरआर मींस व्हाट, डिपॉजिट में जितना पैसा है सारा सारा लॉक कर दो, डोंट गिव लोन टू एनीवन, तो आगे पैसा बढ़ेगा नहीं, तो सेम टू सेम ही रहेगा। समझते हैं इसको, देखिए व्हेन सीआरआर इज 100%, मल्टीप्लाई इफेक्ट क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय सीआरआर,
तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100%, और मैंने आपको बताया 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 बाय 100, ये तो 1 है। हाँ, तो मतलब होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, ये 100% की जगह 1 लिखा, तो 1x हो गया। यानी बात क्या कर रहा है वो कि 100% सीआरआर मींस बैंक किसी को लोन दे ही नहीं सकता, तो लोन दे ही नहीं सकता तो जितना पैसा 100 उतना ही रहेगा ना 100, तो M0 भी 100 रहेगा और M3 भी 100 रहेगा, बिकॉज़ डिपॉजिट लोन चल ही नहीं रहा, तो सेम टू सेम ही रहेगा। M3 एंड M1 विल बी सेम, मनी मल्टीप्लायर विल बी ओनली 1 टाइम्स। लेकिन आप समझो दिस इज नॉट हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी क्या बोलेगी कि अगर लोन ही नहीं मिलेंगे तो क्या मैं मर जाऊं, मतलब इकोनॉमी नॉन फंक्शनल हो जाएगी। इकोनॉमी चलती है लोन पे, आप कार लोन लेते हैं तभी तो कार की परचेज होती है, तभी कार की प्रोडक्शन होती है, तभी लोगों को जॉब्स मिलते हैं। सो एंटायर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन लोन्स। अगर आरबीआई ये बोल दे कि सीआरआर इज 100%, इन अदर वर्ड्स बैंक ने किसी को लोन नहीं देना है, सारा पैसा लॉक कर देना है, तो फिर तो इकोनॉमी नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो स्वाभाविक आरबीआई ऐसा तो नहीं चाहे, नो। तो मतलब सीआरआर शुड नॉट बी 100%, सीआरआर 100% नहीं रखना चाहिए, रखोगे तो पैसा लॉक हो जाएगा सारा, तो इकोनॉमी चलेगी नहीं। इसलिए आरबीआई हमेशा क्या कहते हैं, नहीं लेट अस कीप सीआरआर लेस देन 100%, 100 से तो उसको कम ही रखो, कि फॉर एग्जांपल लेट अस कीप सीआरआर इक्वल 4%, तो फिर ठीक है, क्यों, क्योंकि 4% पे होगा तो मल्टीप्लाई इफेक्ट क्या होगी, व्हेन सीआरआर इज 4%, बराबर, तो मल्टीप्लाई इफेक्ट क्या होगी, 1 अपॉन सीआरआर निकालो, तो 1 अपॉन 4%, और 1 अपॉन 4% क्या होगा, देखिए सीआरआर जो था 4%, तो 4% की वैल्यू क्या होती है, 4% इक्वल्स 4 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स 1 अपॉन 25, क्योंकि 25 टाइम्स 4 इज 100। हाँ, तो 4% की जगह मैं लिख दूं 1 अपॉन 25, और फिर ये जो अपना जवाब है आप जानते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 25 ऊपर चला जाएगा तो 25 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई कितना हो गया 25 टाइम्स, जब सीआरआर 4% था। यानी कि जब भी सीआरआर लेस देन 100% है तो मल्टीप्लायर का जो भी जवाब आएगा यूजुअली इट विल बी मोर देन 1। वो घर से गिनना आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए जब सीआरआर है 100% तो मल्टीप्लाई कितना है 1 टाइम्स, सीआरआर 20% मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, 10% है 10 टाइम्स, 5% 20 टाइम्स, 4% 25 टाइम्स, जो हमने गिना। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर सीआरआर इज लेस देन 100, 100 से कम है तो मल्टीप्लायर हमेशा एक से ज्यादा ही निकलता है। जैसे सपोज आपको 5% है तो उस वक्त मल्टीप्लाई कितना है 1 टाइम्स तो नहीं है, उससे तो ज्यादा ही है 20 टाइम्स। तो सुकून से 2-3 बार हाथ से गिनना, इट विल मेक सेंस कि नंबर ऐसे क्यों घूम रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज दिस कि अगर सीआरआर 4% है, प्रेजेंटली अराउंड 4.50 है, अपन मान लो कि सिर्फ 4%, तो मैथमेटिकली तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होना चाहिए 25 टाइम्स, मतलब जितना पैसा आरबीआई ने प्रिंट किया M0 उसके सामने 25 टाइम्स M3 डेवलप होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है, इज इट लाइक दिस इन रियल लाइफ? लेट अस कैलकुलेट। 2018 का डेटा निकालते हैं, अभी का भी निकाल सकते हैं, पर तब का निकाल पाएंगे, एक ही बात है, जवाब तो सेम टू सेम के आसपास ही चलने। उस वक्त इन 2018 M0 कितना था, 23,398 बिलियन रुपीस। इतने सारे पैसे घूम रहे थे मार्केट में जो M0 है। अब M0 के सामने डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन चल रहा है, और M3 कितना है, तो दीज आर रियल नंबर्स, M3 1.36 लाख समथिंग बिलियन रुपीस। तो मनी मल्टीप्लाई कितना है आप कैलकुलेट करो, M3 कितना है 1,36,000 समथिंग बिलियन रुपीस, और M0 कितना है 23,300 बिलियन रुपीस समथिंग। और मनी मल्टीप्लाई अल्टीमेटली तो क्या था, M3 डिवाइडेड बाय M0 करना था। हाँ, तो इन दोनों को डिवाइड करो, जवाब आएगा अराउंड 5.8 टाइम्स, 5 to 6 टाइम के आसपास ही है। तो रियलिटी तो 25 टाइम्स नहीं है, क्योंकि थियरी ने क्या बोला, थियरी सेज दैट इफ सीआरआर इज 4%, देन एज पर थियरी मल्टीप्लायर शुड बी 25 टाइम्स, लेकिन यहाँ तो उतना नहीं है, यहाँ तो हार्डली 5 टाइम्स ही है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसका क्या कारण है, कल रात मैंने आपको लास्ट में एक एमसीक्यू सॉल्व कराया था कि जब लोग अधिक कर्जा लेते हैं तो M3 बढ़ेगा, इफ पीपल टेक मोर लोन्स देन M3 विल करेक्ट। अगर लोग कम कर्जा लेंगे तो M3 नहीं बढ़ेगा, इफ पीपल टेक लेस लोन्स देन M3 विल नॉट ग्रो करेक्ट। यदि लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं करेंगे तो M3 नहीं बढ़ेगा, इफ पीपल डू नॉट डिपॉजिट मनी इन बैंक्स देन M3 विल नॉट ग्रो करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो यही रियलिटी है जीवन की, क्योंकि आप समझो, लेट मी गो बैक, हमने ये सब जो अपने सैंपल केस में गिना तब हम क्या अज्यूम कर रहे थे कि नो वन इज कीपिंग कैश इन हैंड, एवरीवन इज डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक। कोई अपने हाथ में पैसा नहीं रखता, जीरो, सारा पैसा वो लोग डिपॉजिट में डालें, और वो पैसा भी डिपॉजिट लोन करते करते 75 बैंक्स तक जा रहा है, बराबर, तब जाके 75 बैंक तक गया डिपॉजिट लोन करके, तब जाके 1000 रुपये जनरेट हुए। तो असल जिंदगी में तो ऐसा होना है नहीं, एवरीवन विल नॉट टेक लोन, एवरीवन विल नॉट डिपॉजिट मनी। इसलिए जो थियरी भले कहती है, थियरी सेइंग व्हाट, थियरी सेइंग दैट मनी मल्टीप्लायर अगर सपोज सीआरआर इज 4%, तो मनी मल्टीप्लायर शुड बी 25 टाइम्स, बट रियलिटी में तो सिर्फ 5 टाइम्स ही बन रहा है, बिकॉज रियलिटी में पब्लिक पैसा डिपॉजिट नहीं करती सारा। एक एग्जांपल से समझते, सपोज आरबीआई ने 100 रुपये का नोट प्रिंट किया और फिर वो आगे डिपॉजिट लोन घूम रहा है, बट सपोज आपके पास वो 100 रुपीज आए एंड यू परचेज 100 रुपये का बुक फ्रॉम ऑफलाइन बुक स्टोर, और शॉपकीपर को वो 100 रुपये जो आपने पे किया बुक परचेज के लिए, सपोज वो पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं करता, शॉपकीपर अपने पॉकेट में रखता है, मुझे बैंक में डिपॉजिट नहीं करना है, क्योंकि डिपॉजिट करूंगा इनकम टैक्स वाला हिसाब मांगेंगे, टैक्स बना मुझे नहीं बनना है। तो फिर तो मनी मल्टीप्लायर विल नॉट ग्रो, बिकॉज मनी मल्टीप्लायर विल ग्रो व्हेन जब डिपॉजिट लोन चलते रहे। तो उस केस में क्या होगा, M3 होगा कॉइन करेंसी विद पब्लिक, क्या बुक शॉपकीपर के पास 100 रुपये एंड डिपॉजिट विद बैंक कितना, जीरो, तो M3 100 ही रहा, तो वो ग्रो नहीं किया। तो अपना जो क्वेश्चन था कि जब सीआरआर 4% है तो मल्टीप्लाई 25 टाइम्स क्यों नहीं हुआ, तो उसका पहला कारण ये है, इज एवरीवन कीपिंग ऑल द मनी इन बैंक, नहीं, क्योंकि पब्लिक के पास ब्लैक मनी होता है, टैक्स का छुपाया हुआ पैसा होता है, तो बैंक में नहीं डिपॉजिट करेंगे, इसलिए ग्रो नहीं करता। सेकंड, डज एवरीवन हैव बैंक अकाउंट, तो जब बहुत सारे गरीब लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है, तो इसलिए भी पैसा नहीं होगा। तीसरा, इज एवरीवन लोनिंग द मनी टू द नेक्स्ट पार्टी टिल द लास्ट बैंक, मतलब 75 बैंक्स तक डिपॉजिट लोन हो रहा है, तो जवाब नहीं, क्योंकि बीच बीच में विजय माल्या टाइप के लोग होंगे ना, वो पैसा लेके भाग जाएंगे, तो साइकिल ब्रेक हो जाएगी, तो फिर आपकी मल्टीप्लाई ग्रो नहीं होगी। चौथा, कैन बैंक गिव लोन्स इमीडिएटली आफ्टर सीआरआर, विल दे इमीडिएटली फाइंड बोरोवर्स, तो जवाब नहीं। कोरोना में आप सोचो क्या होगा, बैंक लोन देना भी चाहता है, लेने नहीं आया, लॉकडाउन है, तो एज अ रिजल्ट विल नॉट ग्रो। ये सबके आगे एक दो स्लाइड है, थोड़ा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, फिर विल टेक द ब्रेक। अब देखिए ये नीचे सब 80s का जमाना है, और वाई एक्सिस पे उन्होंने मनी मल्टीप्लायर के नंबर्स लिखे, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स वगैरह, तो यहाँ तो अराउंड 3.5 टाइम्स के आसपास ही चला है, ऑल द वे अप टू 1994। तो मनी मल्टीप्लायर हार्डली 3x टाइम्स क्यों है बिटवीन 1980s टू 1991, मनी मल्टीप्लायर क्यों नहीं अच्छा, क्योंकि गांव में बैंक की सुविधा नहीं थी, बैंकिंग पेनिट्रेशन वाज पुअर इन द रूरल एरिया, क्योंकि लोग बहुत गरीब थे, पीपल डिड नॉट अर्न मच। उस वक्त प्राइवेट सेक्टर कंपनियों पे बहुत पाबंदी थी, लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज था। वो क्या पिलर 4 में समझेंगे, बात ऐसी है कि कुछ भी आपको बिजनेस करना हो, गवर्नमेंट से बहुत सारे परमिट लेने पड़े, उसके लिए अपने करप्शन में पैसा देना पड़े, तो प्रोडक्शन होता नहीं था, तो जॉब्स नहीं थे, तो सैलरी नहीं थी, तो बैंकों में पैसा डिपॉजिट नहीं करते थे, तो स्वाभाविक एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, मनी मल्टीप्लायर विल नॉट ग्रो, तो वो 3.5 टाइम्स के आसपास ही चिपका हुआ है। फिर आप देखो धीरे धीरे मनी मल्टीप्लायर ग्रो कर रहा है,
कि वो ग्रो करते करते 5x टाइम के पास आ गया, क्योंकि 1990s में नरसिम्हा राव सरकार एलपीजी रिफॉर्म्स लेगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर वो बहुत सारे फ्रीडम देंगे, जिससे इन्फोसिस और बहुत सारी आईटी कंपनी, कॉल सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ जॉब्स क्रिएट होंगे, पब्लिक के पास सैलरी आएगी तो बैंकों में डिपॉजिट करेंगे, तो डिपॉजिट लोन वाला खेल चलेगा। पैरेलली बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक वगैरह को भी उस वक्त एक्सपेंशन का मौका मिलता है, तो वो भी जाके और ब्रांचेस खोलेंगे, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा लोग डिपॉजिट देंगे एंड दिस सिस्टम विल ग्रो। सो एज अ रिजल्ट यू कैन सी दैट मनी मल्टीप्लायर इज ग्रोइंग 4 टाइम्स 5 टाइम्स वगैरह, फिर और बढ़ते बढ़ते 6 टाइम्स तक आया। फिर क्या होगा, फिर ये गिर रहा है, ये जो गिर रहा है दिस इज अराउंड, ये नंबर है 2016-17 के आसपास। उस वक्त क्या डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर जीएसटी आया, उसके चलते इकोनॉमी में कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हुए। नेगेटिव इफेक्ट मतलब क्या, बिजनेसमैन थोड़े कि अभी लोन नहीं लेना है, बहुत अनसर्टेनिटी है, तो वो लोन नहीं लेगा, तो जो डिपॉजिट लोन वाली साइकिल थी वो ब्रेक हो जाएगी, तो पीपल एज अ रिजल्ट देन मोर अनसर्टेनिटीज विल कम। आगे चलते चलते 2019 तक पहुंचेंगे तो और नई नई प्रॉब्लम्स आती है कि पब्लिक कार शॉपिंग नहीं कर रही है, नया मकान नहीं खरीद रही है, तो लोन्स ज्यादा घूम नहीं रहे, तो जितना लोन्स नहीं घूमेंगे तो बिजनेस एक्सपेंशन पे असर होगा, तो मनी मल्टीप्लायर भी कम ही ग्रो करेगा। उसके बाद 2020 और 2021 में क्या हो, सोचो तब क्या था, कॉमन सेंस है, कोरोना था, तो जो कोरोना था, तो देखो सपोज हम जून से देखें कि तब लॉकडाउन और सब सख्तियां चालू हो गई थी, जून 2020, तो उस वक्त सपोज ये 5.6 था, तो गिर के कितना 5.2, वाई, क्योंकि डिपॉजिट टू लोन, लोन टू डिपॉजिट, वो साइकिल ब्रेक हो जाए, लॉकडाउन था, बिजनेसमैन फैक्ट्री चला नहीं पा रहा, तो क्यों लोन लेना है, देन द थिंग्स विल नॉट ग्रो, तो स्वाभाविक है उस वक्त मनी मल्टीप्लायर गिर जाएगा, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। साथ ही साथ उस टाइम बैंकर्स भी किसी को लोन नहीं दे रहे थे, क्योंकि बैंकर्स को खुद ही चिंता थी कि मैं लोन दूंगा, कोरोना में इसकी क्या इफेक्ट चलेगी, तो लोन डिफॉल्ट करके मालिक की तरफ भाग जाएगा, तो लोन ही पास नहीं करेगा, तो डिपॉजिट लोन तो लोन ही नहीं दे रहा है वो, तो अगेन द साइकिल विल ब्रेक, सो मनी मल्टीप्लायर विल फॉल, कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी गिरता कम होता है, यहाँ पर भी एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये बीच में गिरा फिर थोड़ा कम इंक्रीज हुआ, तो ऐसी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने में नहीं बैठे कब क्यों हुआ था। कुल मिलाकर ये 10 पेज की मैटर है, और उसमें भी आई थिंक बहुत सारे पेज तो कल ही खत्म कर दिए थे। इट इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड, या पहली बार देख रहे हैं आप ओवरवेलमिंग क्या चल रहा है भाई, तो सिंपल सी बात है, 100 रुपये डिपॉजिट किया, बराबर, उसको लोन में घुमाया, 10% लॉक हो गया था सीआरआर में, तो 90 गया, फिर दूसरे के पास और कम गया, सो लाइक दैट इट 81 गया, ये चल रहा है, और फिर आप सबको ऐड करते हैं तो आपको कुछ मिलता है M3, ओरिजिनली 100 था M0, उस हिसाब से रेशियो निकालते हैं, उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब ये सीआरआर कितना है उस हिसाब से मनी मल्टीप्लायर कम ज्यादा हो सकता है, वो हमने थियरी समझी, पर रियल लाइफ में थोड़ा और कम ही चलेगा मनी मल्टीप्लायर, बिकॉज़ एवरीवन इज नॉट कीपिंग ऑल द मनी इन बैंक डिपॉजिट, सब लोग डिपॉजिट में पैसा नहीं रख रहे हैं, तो उतना ग्रो नहीं कर पाता, दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस एंटायर मैटर, जो मैं करीब 1 घंटा पढ़ी। तो मनी मल्टीप्लायर कुछ हमने समझा, एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, और उसके बाद M0 और बाकी कंसेप्ट भी समझते हैं। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। तब तक इनको दिमाग में लाइट ना हो तो ये स्लाइड आराम से पढ़ो एक दो बार, और हाथ से खुद भी कैलकुलेट करो। थ्री मोर मिनट्स, फिर इस स्लाइड को ऑब्जर्व करो। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? टू फॉल्स में बताइए। आनंद, निकिता, साक्षी, सिमरन, ओंकार, शिवांगी, नवनीत, अनंत, डांस रीजर्स, वी मूव फॉरवर्ड। देखिए मनी मल्टीप्लाई टॉपिक कुछ लोग को अभी भी दिमाग में नहीं उतर रहा होगा, उनको मैं कहूंगा कल सुबह वापस से इसको देखना, स्लाइड भी डाउनलोड करके आराम से एक एक स्लाइड देखना। मैंने आपको पढ़ाया, ये देखिए अभी कितना 58 मिनट्स हुआ है। अब जितनी इस टॉपिक की औकात है उस हिसाब से इससे ज्यादा मैं उसको और धीरे धीरे एक एक स्लाइड को दो दो बार रिपीट करके चलाऊं, ताकि क्लास में जो सबसे वीकेस्ट कमजोर बच्चा है उसको समझ आए। वो करने की जरूरत नहीं, भाई, बिकॉज दिस इज अ ऑनलाइन क्लास, तो जिसको नहीं समझ आए वो वापस उसको खुद से रिपीट कर सकता है, रिकॉर्डेड सेशन 2 3 4 5 बार देख के, तो उस हिसाब से आप करना, वरना इस एक चीज को लेके बैठे रहें तो फिर तो इसी में 2 घंटे निकल सकते हैं, तो फिर बाकी भी सब्जेक्ट हमको कंप्लीट करने हैं।
अब तक हमने देखा उसमें मेन चीज क्या थी कि डिपॉजिट में पैसा पब्लिक डाले, डिपॉजिट लोन एक्टिविटी चले, देन इट हेल्प्स द इकोनॉमी और मनी मल्टीप्लायर ग्रो करता है वगैरह। अब ये जो पूरी मनी सप्लाई है M3, उसको कुछ और भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अब आप सोचो, करेंसी मतलब सोचो कैश रखना, डिपॉजिट आप समझते हैं पैसा बैंक में डिपॉजिट करना। ये फॉर्मूला को मत देखो, सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करो कि अगर पब्लिक बैंकों में पैसा कम डिपॉजिट करती है, इफ द डिपॉजिट्स आर लो, तो स्वाभाविक है M3 ग्रो नहीं करेगा, कॉमन सेंस की बात। तो अगर करेंसी कैश में ज्यादा है, डिपॉजिट में कम है, तो मनी मल्टीप्लायर विल नॉट ग्रो। दूसरा देखो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो RDR। अब इधर भी इसको मत देखो, फॉर्मूला मत देखो। अब सोचो रिजर्व मतलब क्या, जैसे CRR। तो हमने आगे भी देखा कि जब भी CRR इंक्रीज होता है तो मनी मल्टीप्लायर तो डिक्रीज होता है। वो हमने देखा 100% CRR होगा तो मल्टीप्लायर 1 टाइम्स है, 4% CRR है तो 25 टाइम्स है, तो CRR बढ़ता है, उस हिसाब से मनी मल्टीप्लायर कम होता है। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है। तो इसके फॉर्मूला मत देखने जाओ कि क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ऐसे जो मिसलेनियस फैक्टर्स हैं, अगर हम PYQ एनालिसिस करें तो यूपीएससी फॉर्मूला पूछ नहीं रहे व्हाट इज द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो का फॉर्मूला। इवन वो ये कंसेप्ट भी नहीं पूछा कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या है। पुराने एनसीईआरटी में दिया था, आई थिंक लेटेस्ट एनसीईआरटी में तो सिलेबस बर्डन कम करने बोल के हटा भी दिया है, तो नया हो कि पुराना इसको छोड़ो, इसका कोई बहुत उपयोग है नहीं। पुअर कॉस्ट बेनिफिट मेमोराइजिंग दिस फॉर्मूला बिकॉज़ इन लास्ट 25 इयर्स आई डोंट थिंक दे हैव एवर आस्क्ड दिस। और अगर पूछ भी ले तो कॉमन सेंस अप्लाई करनी है कि क्या उसमें कंसेप्ट बैठता होगा, फिर भी नहीं आए तो स्किप कर देना है, इसके पीछे जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। और भी गमे दुनिया में बाकी भी टॉपिक्स है वो तैयार करो। सो वी लर्न मनी मल्टीप्लायर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज M0। देखिए कल हमने देखा कि कैसे आरबीआई ने 100 रुपए का एक नोट, 20 रुपए का एक नोट, मतलब 120 प्रिंट किया था। तो उसने जो प्रिंट किया उसको आप क्या बोलोगे, M0। उसने जन्म दिया था, फिर बाकी और नए इंडिकेटर्स डेवलप हुए, M1 M2 M3 M4। तो मतलब दिस 120 ओरिजिनली जनरेटेड बाय आरबीआई, इसको हम कहते हैं M0। इसको हाई पावर मनी भी कहते हैं, इसको रिजर्व मनी भी कहते हैं, ये इसके सिनोनिम्स मतलब समानार्थी। नाउ व्हाट इज M0, उसकी फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है, हमको कैसे पता चले। तो इट सिंपली मींस A + B + C इक्वल्स M0। M0 की क्या वैल्यू है, या M0 हम कैसे नापेंगे, कहां से फाइंड करेंगे, क्योंकि आप याद करो वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ M3। M3 क्या था, कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अगर ऐसा है तो सिमिलर लॉजिक पे M0 भी कुछ तो फॉर्मूला उसकी होनी चाहिए। तो वो क्या फॉर्मूला है वो समझते हैं। M0 की फॉर्मूला क्या है, रिजर्व बैंक के अलावा वाली संस्थाओं के पास जो पैसा है, द रूपी दैट इज हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन आरबीआई। फॉर एग्जांपल पब्लिक के पास, बैंकों के पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के पास, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, वो सबको आप ऐड करो, सपोज 10 रुपये प्लस अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई। आरबीआई के अंदर अदर डिपॉजिट्स मतलब अन्य कौन सी डिपॉजिट आई होगी। तो फॉर एग्जांपल आरबीआई में पब्लिक की डिपॉजिट हो सकती है। आप क्या पब्लिक जाके आरबीआई में कैसे पैसा डाल सकती है, वैसे 2016 में सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसमें ऐसा कंसेप्ट था, अगर आपके पास ब्लैक मनी है और आपको जेल नहीं जाना है तो आप सरेंडर कर दो, और सरेंडर करके आपका ब्लैक मनी उसका कुछ पोर्शन आपने आरबीआई में डिपॉजिट करना होगा। सो देन यस व्हाट विल हैपन, सम डिपॉजिट्स इन आरबीआई विल बी देयर, करेक्ट। दूसरा अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई बाय गवर्नमेंट, सरकार ने रिजर्व बैंक में जो पैसा सेव किया हो, या अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई बाय बैंकर्स। बैंकर्स जो सीआरआर के नाम पे पैसा डिपॉजिट करते हैं वो आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। सीआरआर हमने समझा, जनता डिपॉजिट करेगी बैंक में, बैंक ने उसमें से कुछ पैसा लॉक करना होता है कैश रिजर्व रेशियो में, वो जो पैसा लॉक हो जाता है वो किधर जाता है, आरबीआई के पास। वो एक जात की डिपॉजिट है, बैंकर्स की डिपॉजिट इन आरबीआई। तो ये सब के अंदर जो पैसा है, सो सपोज 10 रुपीज प्लस वॉल्ट कैश ऑफ द बैंक्स। वॉल्ट कैश का मतलब क्या हुआ, बैंक के पास डिपॉजिट है और बैंक ने किसी को लोन में दिया। सपोज किसी ने बैंक में 500 डिपॉजिट किए और बैंकर आगे उसमें मान लीजिए 50 रुपये उसने सीआरआर लॉक किया है, और बाकी क्या 450 रुपये तुरंत वो लोन में दे देगा, जवाब है नहीं। क्योंकि बैंक को भी बीच में कोई ना कोई बड़ा आदमी है तो उसको चाय पिलानी पड़े, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, छोटे मोटे रोज के खर्चे, अखबार वाले को पैसा देना है, तो कुछ पैसा तो वो रखेगा ना, 10-20 रुपीज अपने पास रखेगा। तो उसको आप क्या बोलोगे, वॉल्ट कैश, जो कि बैंक ने अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए कुछ तो कैश में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारा पैसा है तो सारा लोन में दे दो, सम ऑफ द मनी दे विल हैव टू कीप इन कैश। जैसे मान लीजिए उसको रिक्शा पे होर्डिंग लगवाना है, अब रिक्शा वाला कहे मुझे कैश में पैसा चाहिए, मुझे ये सब नहीं लेना आपसे, सो देन सम मनी यू हैव टू कीप इन कैश फॉर योर डे टू डे ऑपरेशंस। तो वापस आते हैं, हम लोग समझ रहे थे वॉल्ट कैश ऑफ द बैंक को क्या है, बैंकर्स कीप सम मनी विद देमसेल्व्स फॉर डे टू डे ऑपरेशन, रोजाना कामों के लिए बैंक कुछ पैसा अपने पास रखता है। हाँ, तो सब ऑर्गेनाइजेशन के पास है 10 रुपी, अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई 10 रुपी एंड वॉल्ट कैश ऑफ द बैंक 10 रुपी, तो जॉब है 30, तो 30 क्या है M0। उसको बोलते हैं रिजर्व मनी, हाई पावर मनी, या ये जो आरबीआई ने पैसा प्रिंट किया। सो बेसिकली M0 इज व्हाटएवर मनी इज प्रिंटेड बाय आरबीआई, उसकी वो वैल्यू निकालनी होती है। फॉर्मूला है जो हमने अभी देखी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला देख के मतलब कुछ लोग हाँ कि अब तो इसी में हमको चले जाना है कि व्हाई इट इज लाइक दिस। तो मेरा ये कहना है, बहुत सिंपल कहना है मेरा, कि भाई एनसीईआरटी डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई, और बाकी भी जितनी एकेडमिक बुक्स जो नॉर्मल किस्म की है उसमें भी नोबडी बॉदर टू एक्सप्लेन व्हाई। पीवाईक्यू देखो, नोबडी बॉदर टू आस्क व्हाई, कि ये फॉर्मूला ऐसी क्यों है, ना किसी ने मेंस में कभी पूछा व्हाई इट इज लाइक दिस। तो हम उस पंचायत में नहीं जाएंगे कि व्हाई इट इज लाइक दिस। समझिए पाइथागोरस होता है कि ab² + bc² = ac², तो वो व्हाई क्यों है उसका हम जवाब समझते क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया है, उसकी पूरी थ्योरी प्रूव करके कि ऐसा क्यों होगा। बट यहाँ पर दे डिड नॉट बॉदर। और वैसे भी ये जो अपनी बैच है उसका पूरा नाम क्या है, PCB10 रफ्तार। रफ्तार मतलब क्या, गाड़ी तेज से चलानी पड़े, 3-4 महीने में इसको खत्म करना पड़े, 2 साल का एमए कोर्स हम नहीं कर सकते। सो वी विल नॉट गो इनटू आर्गुमेंट व्हाई इट इज लाइक दिस। दूसरा बहुत सारे टाइम पास बाबू सोनो का एक फेवरेट टॉपिक क्या है कि इसमें तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। डबल काउंटिंग मतलब वो क्या बोलते हैं कि मान लीजिए 10 रुपया बैंक के पास है, फिर बैंक ने किसी पियून को दिया, उसके पास 10 रुपया, इधर भी आते तो 20 डबल काउंट हो गया। नहीं होगा ना भाई। सपोज आप मॉर्निंग 10 AM पे फोटो लिया तो पैसा या तो इधर है, 10:01 पे लिया तो पैसा उधर है, तो एक साथ तो दो जगह तो कभी नहीं है। सो इट विल नॉट बी डबल काउंटिंग। फिर कुछ कहेंगे नहीं ऑनलाइन बैंकिंग से इधर से गया उधर से गया और वो खिचड़ी पकाते रहते हैं। तो उन सबको मैं बोलना चाहूंगा कि भाई वो खिचड़ी नोबडी इज आस्किंग, उसको मल्टीप्लाई इफेक्ट पूछने थे, M3 हमने समझ लिया, M0 की और पंचायत करने का कोई फायदा नहीं है। यू कैन एक्सेप्ट दिस तो वेल एंड गुड, यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस तो जिंदगी के 4-5 दिन इसी में बर्बाद करो, तो उतना आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट वो सब लेट खत्म होगा, दैट इज ऑन यू। नेक्स्ट, ये जो हमने फॉर्मूला देखे जैसे M3 इक्वल्स कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट, तो ये फॉर्मूला है। अभी आरबीआई ने कुछ रिसर्च पेपर लिखना चालू किया कि इसमें हमें कुछ रिफॉर्म करनी चाहिए, कि नई कोई फॉर्मूला लानी चाहिए M0 या M1 या कुछ, वो क्या है उस पे हम चर्चा नहीं, विल नॉट डिस्कस दैट, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द न्यू फॉर्मूला। उसके क्या कारण है, 3 कारण है। एनसीईआरटी ने दिया नहीं, न्यूज़पेपर ने चर्चा की नहीं, मतलब करियो तो भी कोई लाभली चर्चा नहीं, 10 साल में एक बार आर्टिकल आया तो उसको हम चर्चा नहीं बोलते, ना इकोनॉमिक सर्वे, ना बजट, ना नीति हमने कोई चर्चा की, तो हम अपना दिमाग का मेमोरी कार्ड इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी ये पूछा अच्छा नया क्या फॉर्मूला, उसमें कुछ आरबीआई बोले तो जब आएगा तो पढ़ेंगे, अभी तो है नहीं। ये घड़ी है जो स्टॉप वॉच है,
तो मेरा क्या काम है, मैं बटन दबाऊंगा मुझे टाइम दिखाएगा। मेरा काम ये नहीं कि मैं सारे स्क्रू खोल के अंदर देखने बैठूं कि कैसे चलती है। सिमिलरली जो मैंने आपको फॉर्मूला सीखा है कि कॉइन करेंसी टाइम डिपॉजिट डिमांड, तो उतना ही है। उसके नीचे बैठोगे तो उसमें तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे वीकली बेसिस पे क्या है और उसमें एक्सेल फाइल में ये एंट्री में ये क्या-क्या लिखते हैं, तो वो हम नहीं खोल के बैठेंगे घर की असल में क्या करते हैं। दैट इज नॉट स्कोप ऑफ दिस कोर्स, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट, ये जो अभी हमने सिस्टम देखी M0 M1 M2 M3 M4, ये 77 1977 के आसपास से आई है। इससे पहले दुनिया अलग थी, उस वक्त और किस्म के वो वर्ड्स यूज करते थे, वो क्या वर्ड्स थे हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। ऐतिहासिक पूर्व भूमिका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इज नॉट पार्ट ऑफ आवर स्कोप सिलेबस, उसकी कोई उपयोग नहीं है। सो दैट वाज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर फॉर्मूला हमने देख लिया। मनी सप्लाई में लास्ट फॉर्मूला क्या था, M0 का। M0 का भी फॉर्मूला वैसे कभी फ्रीक्वेंटली पूछते नहीं, पूछे तो भी क्या है, जो पैसा हेल्ड बाय अदर नॉन आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक बैंक एनबीएफसी वगैरह, आरबीआई के अंदर जो अदर डिपॉजिट बाय गवर्नमेंट पब्लिक वगैरह एंड व्हाट कैश ऑफ द बैंक्स, तीनों को ऐड करो तो जवाब मिलेगा दैट इज M0। M0 क्या है, जो ओरिजिनली पैसा पैदा हुआ वो सबको गिनोगे तो उसका जत्था वो है M0। अब प्रश्न ये होगा कि बट आरबीआई ने क्यों 100 रुपये प्रिंट किया, व्हाई दे प्रिंटेड 100 रुपये, व्हाई दे डिड नॉट प्रिंट 200 रुपये या 500 रुपये, कोई क्वांटिटी की लिमिट क्यों रखी है उन्होंने, और अगर रखी है तो क्यों रखी है, कैसे रखी है, कैसे वो सिस्टम को निभाते। तो वही अपना नेक्स्ट टॉपिक है अभी कि हाउ इज द मनी सप्लाई क्रिएटेड बाय आरबीआई। गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, सैलरी, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी रिमूवल, सपोज 15 रुपये उसको स्पेंड करना है, पर सामने उसकी इनकम बहुत कम होती है कि टैक्स, रेलवे टिकट, ओएनजीसी प्रॉफिट वगैरह, उसमें से 5 रुपीज मिलता होगा, तो मतलब गवर्नमेंट का तो डेफिसिट यानी कि लॉस चल रहा है कितना, 15 खर्चे हैं, 5 उसकी इनकम है, तो 10 का लॉस चल रहा है। तो यानी गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो मनी, गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो मनी, सरकार ने पैसा कर्ज में लेना पड़ता है। कर्ज में लेना है तो वो क्या करेंगे, मार्केट में अपनी रसीदें या कागज के टुकड़े या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो इशू करेंगे। इस पे लिखा होगा कि सपोज 100 करोड़ रुपीस की रिसीट है, खरीद लो एंड वी प्रॉमिस टू रिटर्न द मनी इन 1 ईयर विद 8% इंटरेस्ट। आप इसको खरीद लो, आप मतलब आप इन्वेस्टर इसको खरीद लो 100 करोड़ में 8% ब्याज और 1 साल के बाद हम पैसा वापस करेंगे। अब ऐसी जो भी सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूति या कागज के टुकड़े हैं, उसके दो टाइप्स हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए तो वो इशू करेगी ट्रेजरी बिल, अगर 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए चाहिए तो वो इशू करेगी उस कागज को हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसके बारे में पिलर 1 सी में और आराम से पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए वो क्या इशू करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर उसको 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए चाहिए ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ऐसा सब इशू करेगा अगर उसको लेस देन 1 ईयर के लिए चाहिए। उसी तरह कंपनियों को लोन में या इन्वेस्टमेंट में पैसा चाहिए, वो अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर इशू करेंगे, ये सब अलग अलग चीजें, इन सब के बारे में पिलर 1 सी में हम देखेंगे। अब प्रश्न ये होता है कि अच्छा तो गवर्नमेंट को लोन में पैसा चाहिए और आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल वो इशू करते हैं, तो गवर्नमेंट कितना ऐसा लोन ले सकती है, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 1000 करोड़ का, कोई लिमिट है या फिर कुछ भी रेवड़ी यानी कि फ्री बाय चल सकती है कि दिला गया कि अब सब लोगों को एक एक मर्सिडीज कार दे देते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, कैन दे डू लाइक दैट, आर देयर सम लिमिट्स, द आंसर इज यस। क्या सरकार हद से ज्यादा कर्ज लेगी तो उस पर कोई नियंत्रण है कि नहीं, आर देयर एनी लिमिट्स, द आंसर इज देयर आर लिमिट्स। एक कानून है फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। रात को 10 बजे भी एसएमएस आता है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, रात को 10 बजे किसका क्या मतलब है, आपके तुम फोन साइलेंट पे क्यों नहीं रखते, वो इसलिए कि ये सर्वर जैम हो गया, मुझे टीम वाले कॉल करे तो पता नहीं, बट नाउ आई हैव टू पुट इट ऑन साइलेंट। खैर मैं वापस आता हूं, मैं बोला था कि आर देयर एनी लिमिट्स कि गवर्नमेंट कितना लोन ले सकती है, तो मैं बोला था हाँ देयर आर लिमिट्स, यस देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लॉ, उस कानून का नाम है फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी एफआरबीएम एक्ट। वो क्या हम लोग पिलर 2D में सुकून से पढ़ेंगे, अभी के लिए मान लो कि यस देयर आर लिमिट्स। वो लिमिट्स कुछ ऐसा कहती है कि सपोज इंडिया का जीडीपी हो 100 करोड़, तो गवर्नमेंट 3 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं ले सकती, ऐसे ओरिजिनली रूल्स है। ऑफ कोर्स कोरोना है तो फिर ये सब रूल्स को रिलैक्स किया जाता है, तो वो लंबी कहानी अभी नहीं समझनी, पिलर 2 में मतलब 1 महीने बाद हम लोग उसे समझेंगे। सो यस देयर आर सम लिमिट्स कि गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो मोर देन सपोज x% ऑफ जीडीपी, 3%, 4.5% वगैरह। अभी समझो गवर्नमेंट को लोन चाहिए और मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए लेस देन 1 ईयर का, तो ट्रेजरी बिल होता है और भी इंस्ट्रूमेंट है, वेज एंड मीन सर्विसेज, कैश मैनेजमेंट बिल, वो सब पिलर 1 सी में देखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए चाहिए तो वो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम की इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी। अब गवर्नमेंट खुद नहीं जाएगी कि आलू ले लो, प्याज ले लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, गवर्नमेंट विल नॉट गो इन द मार्केट एंड रिक्वेस्ट द इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगा तुम हमारे लिए ये सब काम करो, क्योंकि आरबीआई एक्ट में ऐसा कहा है कि आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर। सरकार को जो लोन चाहिए उसका प्रबंधन करने का जो मैनेजर का काम है वो आरबीआई को करना है, यानी आरबीआई विल हैंडल दिस प्रोसेस कि इन्वेस्टर को ये सब इशू करना है, उसे पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिलीवरी देना है, वो सब काम आरबीआई देखता है। और वो भी बाजार में ठेला लेके निकलता नहीं, उसका ऑनलाइन पोर्टल है, ई कुबेर नाम का पोर्टल है, वहां से प्रोसेस होती है। तो अभी बात ये गवर्नमेंट को लोन चाहिए, गवर्नमेंट विल कॉल आरबीआई कि भाई हमको लोन चाहिए, आरबीआई ठीक है सर मैं मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल जो भी आपको रिक्वायरमेंट है मैं इशू करता हूं। अब जो इशू करेगा तो मतलब आप समझो ये जो ब्रांड न्यू कार है वो उसने शोरूम में इशू करी बेचने के लिए, जिसको हम कहें गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये जो फर्स्ट टाइम सेल होगी तो ये जो पूरा मार्केट है जो शोरूम है उसको आप क्या बोलोगे, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। व्हेनेवर सम सिक्योरिटी इज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, चाहे शेयर हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फर्स्ट टाइम जब सेल होता है उसका पेटी पे ब्रांड न्यू माल का, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। अब ऐसे प्राइमरी मार्केट में मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर, बैंक, एलआईसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो लोग इस माल को खरीदेंगे कि सपोज उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 करोड़ में खरीदी, तो इसका मतलब पैसा किसको मिला, आरबीआई को मिला। क्या मिला अपन, वो क्या वो तो मैनेजर है ना, तो सूटकेस भर के सरकार को ही देने वाला है। सो बेसिकली द लोन विल गो टू गवर्नमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स 100 करोड़ एंड देन गवर्नमेंट 8% इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ वापस इन्वेस्टर्स को रिटर्न करेगी। अब एक प्रश्न ये होता है कि ये जो नई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की गई है आरबीआई खुद इसको परचेज कर सकता है कि नहीं, कार शोरूम का मालिक खुद से अपनी गाड़ी खरीद सकता है कि नहीं। वेल नॉर्मली सामान्य रूप से वो नहीं खरीदेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया एफआरबीएम जो एक्ट है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आरबीआई ने इसमें खुद नहीं खरीदना चाहिए, बाकी को खरीदने दो। नॉर्मली देयर आर एक्सेप्शन, सपोज वॉर हो गया, फिर डिजास्टर हो गया, सपोज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत गिर गया, ऐसे सिलेक्टेड केस में सिलेक्टेड परसेंटेज तक आरबीआई विल बाय दिस, बट नॉर्मली दे विल नॉट बाय दिस। देखो नॉर्मली दे विल नॉट बाय, इसका मतलब क्या, अगर एबनॉर्मल सिचुएशन है, वॉर हो गया, डिजास्टर, तब वो लोग करेंगे, अदरवाइज दे विल यूजुअली अवॉइड दिस बिकॉज देयर इज एफआरबीएम एक्ट। अब आगे समझो, आपने ये कार खरीदी, आप इन्वेस्टर हो, बैंक एनबीएफसी जो भी, इसने कार खरीदी, कार खरीदी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी। नाउ सपोज दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैज अ टेन्योर ऑफ 50 इयर्स, 50 साल बाद सरकार बोलती है कि मैं तो आपको प्रिंसिपल 50 इयर्स बाद वापस दूंगा, और बीच में आपको इमरजेंसी है कि पैसा तो मुझे अभी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसे किसी और को रीसेल कर दो और थोड़ा बहुत पैसा निकाल के एग्जिट मार लो। तो इट इज पॉसिबल कि एसबीआई ने ओरिजिनली इसको खरीदा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, बट आफ्टर 2 इयर्स में भी एलआईसी को बेच के वो एग्जिट मार ले, क्योंकि एसबीआई को लगता है दिवाली आ रही है, सब लोगों को मैं ये जो वॉशिंग मशीन के लोन दूंगा मुझे ज्यादा उसमें प्रॉफिट दिखता है। तो जो कार फर्स्ट टाइम बिकी थी प्राइमरी मार्केट में, हो सकता है वो कार अब यूज्ड कार के रूप में उसका रीसेलिंग हो सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या है, यूज्ड कार या यूज्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूज्ड शेयर, बॉन्ड्स वगैरह, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को जो रीसेल करेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट।
अब यहाँ देखो मैंने जो ग्रीन बॉर्डर बनाई है इसमें आरबीआई को भी रखा है, मतलब आरबीआई भी इधर कुछ ना कुछ खेल कर सकता है, उसकी इच्छा हो मुझे भी परचेज करना है तो कर सकता है। सो आरबीआई कैन बाय एंड सेल हियर, इट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ। वो क्या है हम लोग आगे कल लेट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे। पर आप समझो सपोज एसबीआई यहाँ पर आरबीआई को सेल करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो पैसा तो एसबीआई को जाएगा क्योंकि आरबीआई बाय कर रहा है। यहाँ पर ये जो पैसा है वो गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। अब समझो सेकेंडरी मार्केट में जो भी खेल होते हैं उसका पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो फर्स्ट टाइम कार सेल करके ले लिया ना पैसा भाई। लेट मी एक्सप्लेन विद अनदर एनालॉजी। प्राइमरी मार्केट क्या है, ब्रांड न्यू पेटी पे फर्स्ट टाइम जो परचेज होती है। तो मान लीजिए टाटा तनिष्क ज्वेलर की दुकान है, बीडे मास्टर उधर से कुछ खरीदता है सपोज ज्वेलरी, और उसने 10,000 रुपये दिए, तो ये 10,000 किसको मिले, टाटा को मिले। तब समझो जब भी प्राइमरी मार्केट में इशू होता है माल, जो भी ज्वेलरी है, शेयर है, बॉन्ड है, कार है, तो पैसा जाता है इशूअर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जिसने इशू किया उसको मिलेगा। नाउ सपोज आफ्टर सम इयर्स बीडे मास्टर को लगता है कि ये जो मैंने ज्वेलरी परचेज की थी मैं इसको सेल करूंगा, मुझे पैसा चाहिए उससे जो भी अपना घर के कुछ नया रिनोवेशन करना है वगैरह। सो द ज्वेलरी दैट आई बॉट फ्रॉम टाटा, नाउ आई विल सेल इट टू अनदर इन्वेस्टर जेठालाल बिकॉज आई नीड कैश अर्जेंटली। तब क्या हो रहा है, वो अपनी ज्वेलरी जेठालाल को दे रहा है, और जेठालाल जो पैसा है किसको दे रहा है, रतन टाटा को नहीं दे रहा है भाई, बीडे मास्टर को दे रहा है। और बीडे मास्टर को भी पैसा मिला वो टाटा को नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो पहले दे चुका है, प्राइमरी मार्केट में उसने खरीद लिया था। सो नाउ दिस ट्रेड दैट इज हैपनिंग बिटवीन बीडे एंड जेठालाल, वो सारा ट्रेड जो है उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में पैसा इन्वेस्टर को मिलता है, सेकेंडरी मार्केट में ओरिजिनल कंपनी ओरिजिनल गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा गेम है, प्राइमरी मार्केट में जो गेम हुआ गवर्नमेंट विल गेट द लोन, बट सेकेंडरी मार्केट में आपस में ये लोग उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वापस बाइंग सेलिंग करें, बैंक एनबीएफसी आरबीआई वगैरह खेलते रहे, उसमें गवर्नमेंट विल नॉट गेट मनी। आई एम गिविंग यू 40 सेकंड सुकून से, ये तो आपके हैंडआउट में भी अपनी चार्ट को दिमाग में उतारो। और तो बेसिकली आरबीआई का काम क्या है, पब्लिक डेट मैनेजर है, गवर्नमेंट को लोन चाहिए आरबीआई को, आरबीआई उस हिसाब से मार्केट में सिक्योरिटी इशू करेगा, सब इन्वेस्टर लोग उसको खरीदेंगे, आरबीआई खुद नहीं खरीदेगा प्राइमरी मार्केट में नॉर्मली एबनॉर्मल सिचुएशन है तो वो देख ले। देन ये इन्वेस्टर इफ दे वांट दे कैन अगेन रीसेल इट अमंग देमसेल्व्स, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई चाहे तो आके खेल सकता है, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। पर सेकेंडरी मार्केट में वो लोग जो भी खेलेंगे गवर्नमेंट विल नॉट गेट द मनी। उसका कारण मैंने आपको बताया कि जब बीडे मास्टर ने जेठालाल को ज्वेलरी बेचा तो टाटा को पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट की डील है। अब एक और केस समझते हैं, सपोज गवर्नमेंट की खर्चे हैं 15 रुपीज और गवर्नमेंट की इनकम है 5 रुपीज, तो उस हिसाब से उसकी जो भी डेफिसिट कितनी होगी 10 रुपीज, 15 कमा रहा है 5 उसका खर्च है तो 10 रुपए की लॉस है। तो क्या गवर्नमेंट आरबीआई को सीधा कॉल नहीं कर सकती भाई आरबीआई 10 रुपए छाप के दे दो, ये क्या मगजमारी प्राइमरी सेकेंडरी छोड़ो, तुम सीधा प्रिंट करके दे दो प्लीज अबाइड। मान लीजिए आरबीआई ऐसा करता, ठीक है सर यू सेड इट एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट इट। अगर आरबीआई ऐसा करता कि आरबीआई प्रिंटेड द मनी टू हेल्प द गवर्नमेंट, प्रिंट करके सीधा गवर्नमेंट को 10 रुपए दे देता, तो हम उसको बोलते हैं मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट। देखिए गवर्नमेंट की क्या डेफिसिट, मतलब सरकार को लॉस हो रहा है या घाटा चला है, कितना 15 इनकम था 5, 15 एक्सपेंस 5 इनकम, तो 10 रुपए का उसका कुछ लॉस चला है। तो लॉस की भरपाई के लिए अगर गवर्नमेंट आरबीआई को तुम पैसा प्रिंट करके हमको दे दो हमारा लॉस निपट जाएगा। अगर आरबीआई ऐसा करता तो उसको कहते हैं मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट, घाटे का मौद्रीकरण करना। लेकिन असल जिंदगी में आरबीआई ऐसा यूजुअली नहीं करता, आरबीआई विल नॉट डू इट ऑर्डिनरीली। क्यों, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट। ओके एफआरबीएम एक्ट, और ये कैसे आया भाई, थोड़ी टाइम पहले आप जाके याद करो हमने क्या समझा कि एफआरबीएम एक्ट नॉर्मली आरबीआई को क्या बोलता है, इट बैन्स आरबीआई फ्रॉम बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में आरबीआई को बैन किया गया कि तुम मत खरीदना, तो मतलब आरबीआई को खरीदेगा नहीं, तो आरबीआई खरीदेगा नहीं तो सरकार को पैसा जाएगा नहीं, इसलिए नॉर्मली आरबीआई द्वारा मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट नहीं हो सकता। वापस से हम जाते हैं, तो इट मेक्स यू ड्यू टू क्लैरिटी। देखो बात क्या चली, अगर आरबीआई को गवर्नमेंट बोल दे कि तुम भाई पैसा ही प्रिंट कर दो, ये सब मगजमारी मत करो, आरबीआई वो नहीं करेगा, आरबीआई ये पूरी प्रोसेस करेगा। और ये पूरी प्रोसेस में देखो आरबीआई खुद तो परचेज कर नहीं रहा है, नॉर्मली आरबीआई इज नॉट बाइंग फ्रॉम प्राइमरी मार्केट, तो मतलब बाकी जो इन्वेस्टर है वही पैसा दे रहे हैं ना, तो लोन जो सरकार को गया वो किसने गया, आरबीआई का नहीं गया, बाकी लोगों का गया। तो यानी कि आरबीआई ने मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट नहीं किया है नॉर्मली। इफ देयर इज वॉर, इफ देयर इज डिजास्टर, देयर कुड बी सम एक्सेप्शन, बट अदरवाइज आरबीआई नॉर्मली चीजों को खुद परचेज नहीं करे। अब कुछ उसको परचेज करना होगा तो सेकेंडरी मार्केट में जाके खेल लेगा, बट प्राइमरी में नहीं। इसलिए हमने समझा ये टाइपिंग मिस्टेक की तरह डेफिसिट 15 नहीं 10 होनी चाहिए, बट यू आर इंटेलिजेंट इनफ। ये बाकी जो पूरी स्लाइड है, अगेन आई एम गिविंग 30 सेकंड, सुकून से इसको एब्जॉर्ब करो। ऑलराइट, तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट के लॉसेस को कवर करने के लिए पैसा प्रिंट करती है तो हम कहते हैं उसने मोनेटाइजिंग ऑफ डेफिसिट किया। पर इन रियलिटी वो ऐसा करते नहीं, बिकॉज एफआरबीआई में क्या बोलता है कि आरबीआई ने प्राइमरी मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीदनी चाहिए, तो जब वो प्राइमरी मार्केट से खरीदेगा नहीं तो सरकार को पैसा जाएगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में जो शॉपिंग हुआ तभी सरकार को पैसा जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की इन्वेस्टमेंट। ये सब हैंडआउट में दिया, उसको आप सुकून से कल देखना, फिर भी नहीं समझ आया वीडियो एक बार वापस से देखना, खुद हाथ से थोड़ा बहुत लिख देना, सो देन इट विल मेक सेंस टू ये बात क्या चल रही है। कुछ ये दिस इज ओवरवेलमिंग। अब देखो ये बात ऐसी है, इसको धीरे धीरे और भी पढ़ सकते हैं, बट देन इकोनॉमी भी एक तो होती है, टाइम की इकोनॉमी समझनी चाहिए कि हमको कब 4 महीने 5 महीने में सब्जेक्ट खत्म करना है, या अपने को 2 साल बाद खत्म करना है तो 5 महीने में खत्म करना है, सो वी हैव टू रन फास्ट आल्सो। इसके बाद के और भी कंसेप्ट है, लेकिन इट विल रिक्वायर अ फ्रेश माइंड, तो हम क्या करते हैं, अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड।
3 more minutes. One more minute. और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टेल मी वोटिंग लाइन कैन यू सी मी कैन क्या मैं देख सकते हैं सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में बताओ। नवनीत, निकिता, दर्शन, देव, आराध्या, भार्गवी, साक्षी, आनंद, नंदन, श्री, जस्ट वी मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो हम लोग समझ रहे थे सर्कुलेशन ऑफ मनी और कैसे गवर्नमेंट पैसा लोन मिलेगी, आगे वो बातें चलती। कुछ और बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। कॉइनेज एक्ट जो हमने पिलर 1A1 में पढ़ा था वो क्या बोलता है? 1 रुपी नोट फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है और बाकी भी 50 पैसा से लेके 1000 रुपए तक के कॉइंस गवर्नमेंट इशू कर सकती है। अभी तो 50 पैसा से जो भी 20 रुपीस तक का चलता है। सो सपोज गवर्नमेंट ने ये जो भी प्रिंट किया सब 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइंस जिसकी टोटल वैल्यू सपोज 100 करोड़ गवर्नमेंट ने उतना प्रिंट किया है। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको किसी को सैलरी में नहीं देगी, किसी गरीब को नहीं देगी। नो, गवर्नमेंट विल नॉट सर्कुलेट दिस करेंसी बाय इटसेल्फ। गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये जो भी माल है 100 करोड़ के 1 रुपी नोट एंड ऑल द 50 पैसा कॉइन से 20 रुपीस का कॉइन वो सारा वो ट्रांसफर कर देगी आरबीआई को। और सामने आरबीआई गवर्नमेंट को उन रुपयों के एवज में जो भी कॉइन्स थे उसके एवज में 100 करोड़ रुपीस के बैंक नोट्स दे देगी। बैंक नोट्स मतलब 2 रुपीस से लेके 2000 के, आपको 2000 अभी बंद हो गए, पर जितने भी उसके नोट्स हैं वो सारे वो देगी। कितने? जिसकी टोटल वैल्यू की 100 करोड़। तो एक प्रकार से समझो इन्होंने छुट्टे पैसों का एक्सचेंज कर लिया कि गवर्नमेंट ने आरबीआई को छुट्टे पैसे दे दिए, आरबीआई ने गवर्नमेंट को बड़े बड़े नोट्स दे दिए जो भी 100 200 वगैरह के, एंड नाउ आरबीआई के पास सारे कॉइन्स और 1 रुपए का नोट आ गया। अब आरबीआई आगे चल के आरबीआई विल सर्कुलेट ऑल दोस कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब उसके बाद जो भी बैंकर कहे मुझे छुट्टा पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास जो छुट्टे पैसे हैं वो आरबीआई उनको दे देगी, कॉइन्स एंड 1 रुपए का नोट। ये बात हुई। दूसरा, क्या चुनाव आने से पहले लोग बॉन्ड के लिए सरकार ज्यादा नोट छपवा सकती है? तो वो तो हमने समझा कि बिकॉज ऑफ एफआरबीएम एक्ट वो मुश्किल है, और वैसे भी आरबीआई हमने समझा कैसे एफआरबीएम एक्ट में रिस्ट्रिक्शन है तो प्राइमरी मार्केट से खरीदेगी। सो देयर आर सम लिमिट्स। वरना आप जानते हैं कि जितना नोट छापे जाए 100 रुपए की जगह 500 रुपए की नोट छाप दिए, पर बैंक को सिर्फ एक ही होगा तो बैंक को 500 का हो जाएगा। तो वो तो आप समझते हैं कि देयर इज टू मच मनी बट इनफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अवेलेबल, इट कैन रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन। तो इसे सेंसिबिलिटी मेंटेन हो तो ये सब रूल्स रेगुलेशंस अपनाए जाते हैं। अब उस कोरोना में कुछ और रिलैक्सेशन लेते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे पिलर 2 में। तो प्रश्न ये होता है तो फिर आरबीआई ने जितना पैसा सर्कुलेट किया जो भी 100 रुपए किया 300 रुपए किया उसका बेसिस क्या है? उसको रात को सपना आ गया कि इतना पैसा होना चाहिए, या फिर सुबह उठ के कुछ और किया, या गलती से प्रिंटर दब गया, क्या है? तो आरबीआई एक्ट में लिखा है कि हाउ एक्जेक्टली आरबीआई विल इशू द मनी। तो आरबीआई विल प्रिंट करेंसी नोट, ये तो आप समझते हैं। वो सब कौन करता है? आरबीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें इशू डिपार्टमेंट है वो करता है। अब वो करता है तो क्या लॉजिक से करता है? क्या 100 करोड़ छापू 200 करोड़ छापू? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट की जितनी एसेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटी के साथ मैच होनी चाहिए, उतना पैसा जनरेट करना है, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। द स्केल मस्ट बी बैलेंस्ड बिफोर प्रिंटिंग मोर मनी। अब समझते हैं ये कैसे प्रिंट करेगा। तो ये ऐसा कहना चाहता है कि सपोज आरबीआई की चाहे मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा प्रिंट करना है, तो असल में ऑल द करेंसी नोट्स आर लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। हाउ? क्योंकि वो 100 रुपए नोट पे आप जानते हैं उसने लिखा होगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बियर ऑन डिमांड 100 रुपीस, जो भी मैंने स्लाइड रखी थी, लेट मी गो देयर। आरबीआई जो भी बैंक नोट इशू करता है 2 से 2000 के, आपको 2000 विड्रॉ अपन जितने अभी वो कर रहा है, ऑल ऑफ देम आर लायबिलिटीज ऑफ आरबीआई। क्यों? क्योंकि हर एक करेंसी नोट पे उसने लिखा होता है ना कि क्या लिखा है, मैं धारक को 2000 देने का अदा करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे बियर ऑन डिमांड सम ऑफ 2000 रुपीस। वो मतलब प्रॉमिस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि वो क्या कहता है कि 2000 का नोट आपने एक्सचेंज करा तो सामने 500 के 4 देगा। वी हैव स्टडीड दिस इन पिलर 1A1। देयरफॉर ऑल दिस बैंक नोट्स दे आर लायबिलिटीज ऑफ आरबीआई, दे आर लायबिलिटीज ऑफ आरबीआई, क्योंकि देता है ना उसको चुकाना है किसी को पैसा वापस। हाँ, तो इसलिए ये जो तराजू है, जो स्केल है, इसमें इस तरफ जितने नोट्स है दिया लायबिलिटी। अब आगे के मुझे प्लस 100 रुपए एक्स्ट्रा इशू करने हैं तो मतलब लायबिलिटी साइड का स्केल और भारी हो रहा है, तो उसको बैलेंस करना होगा कि सामने एसेट साइड पे भी एसेट्स नए आपने ऐड करने होंगे। सो इफ यू वांट मोर, इफ यू वांट टू प्रिंट मोर करेंसी नोट देन यू हैव टू इंक्रीज मोर एसेट्स ऑफ द रिजर्व बैंक। आप कहते हो उसकी एसेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आरबीआई की एसेट्स में क्या क्या आता है? एक आते हैं गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, गोल्ड बुलियंस मतलब गोल्ड ब्रिक्स या बिस्किट या सोने की ईंटें, ऐसी कोई संपत्ति इधर आप रख दो तो स्वाभाविक तराजू डाउन हो जाए, सामने उतना पैसा जनरेट हो जाए। या फिर अमेरिकन या फॉरेन गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसा सब। ये क्या है? बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अमेरिकन सरकार को लोन चाहिए, आरबीआई उसको लोन देगा और सामने अमेरिकन गवर्नमेंट उसको बॉन्ड देगी और फिर प्रॉमिस होगा उसमें कुछ लोग भावुक हो जाएंगे कि व्हाई वुड आरबीआई इन्वेस्ट इन अमेरिकन बॉन्ड्स। रिजर्व बैंक क्यों अमेरिका को बॉन्ड इन्वेस्ट करके पैसा लोन में देगी अमेरिका को? क्योंकि आप समझो ब्याज कमाने को मिलेगा ना। अमेरिकन जापानीज गवर्नमेंट वो जो भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सॉवरेन बॉन्ड बॉन्ड इशू करते हैं, अगर आरबीआई उसमें इन्वेस्ट करे आरबीआई को इंटरेस्ट मिलेगा। तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब क्या हुआ? आरबीआई की एसेट। उसी तरह वो गोल्ड क्यों परचेज करेगा? क्योंकि आरबीआई गोल्ड परचेज करेगा, बाद में अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है कि 30 का 60 हो गया 1000, तो तब आरबीआई उसको रीसेल कर देगा, बेच देगा और आरबीआई को प्रॉफिट हो जाएगा। तो गोल्ड भी आरबीआई की क्या हुआ? एसेट हो गया। तीसरा भी कारण है,
आरबीआई ऐसी सब चीजें क्यों रखता है? क्योंकि जब करेंसी एक्सचेंज रेट मतलब जैसा ₹1 ₹70 का है, फिर 82 का हो जाए, तो ये सब जो अप डाउन चलती है उसको स्टेबल रखने के लिए भी आरबीआई के पास कुछ एसेट्स होनी चाहिए। आपके माँ बाप गोल्ड क्यों खरीदते हैं? कि जिस दिन फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो वो यूज कर सके। सिमिलरली आरबीआई क्यों गोल्ड खरीदती है? जब उसको इमरजेंसी लगे उसको यूज कर सके। वो सब बातें आप मतलब हम लोग पिलर 3 में देखेंगे। तो ये सब करते करते एक तरफ आरबीआई के इशू डिपार्ट कुछ एसेट्स होंगी स्केल के इस तरफ। एसेट्स में क्या होंगी? गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियंस, मतलब सोने के सिक्के, सोने की ईंटें। वो मिनिमम उसने कुछ जो भी 150-200 करोड़ रखना पड़ेगा, बिकॉज़ आरबीआई एक्ट रिक्वायर्स कि मिनिमम उसने कुछ गोल्ड रखना पड़ेगा टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द सिस्टम। उसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटीज है, अमेरिका, जापान जिसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आरबीआई ने इन्वेस्ट किया होगा। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज, भारत सरकार की चीज़ है, अगर उसने इन्वेस्ट किया है। अब कुछ लोग झटका खा जाएंगे कि भाई तुमने तो बोला कि आरबीआई उसको खरीद नहीं सकता है। तो भाई मैंने आपको ये भी तो बोला ना कि वो प्राइमरी मार्केट से नहीं खरीद सकता, जो सेकेंडरी मार्केट है। सपोज एसबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था और उसका टेन्योर था 50 ईयर्स का, पर एसबीआई को 3 ईयर्स के बाद एग्जिट मारना है और वो आरबीआई को सेल करता है, तो आरबीआई के पास अब है बाकी 47 ईयर्स के लिए। तो तब तक गवर्नमेंट आरबीआई को 47 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करती रहेगी। तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? वो एसेट हो गई, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ओनरशिप। तो ये सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर करके वो ऐसे खेल कर सकते हैं। तो वापस आते हैं इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो दीज आर एसेट्स ऑफ द आरबीआई इशू डिपार्टमेंट। साथ ही साथ इंडियन रुपी, 1 रुपी का नोट और बाकी सब कॉइन्स। उसका मामला अभी कंफ्यूज मत करो, उसको थोड़ी देर बाद वापस समझते हैं। तो अभी इग्नोर करो कि वो नहीं है, बाद में ऑफ कोर्स वो है, अपन उसको बाद में बात करें। सपोज ये 3 चीजें जो आरबीआई की एसेट्स हैं, एसेट्स के नाम पे सपोज 24 लाख करोड़ रुपीस का ये सब माल है। मार्केट में आरबीआई ने 2 से 2000 के नोट्स या जो भी अब तक सर्कुलेट चल रहे हैं वो सारे नोट्स, उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? 24 लाख करोड़ रुपीस होगी। क्यों? क्योंकि वो स्केल ऐसा है कि इस तरफ एसेट बढ़ेंगे तो सामने उतनी लायबिलिटी के हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे अपन ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। सपोज आरबीआई ने गोल्ड परचेज किया किसी ज्वेलर से, तो गोल्ड क्या हो गया? आरबीआई की एसेट हो गया, संपत्ति है। अब ज्वेलर को आरबीआई ने क्या दिया? 500 रुपए दिए। मान लीजिए आरबीआई बॉट द गोल्ड फॉर 500 रुपीस, तो इसका मतलब ज्वेलर हैज रिसीव्ड या गॉट 500 रुपीस। तो सोचो आरबीआई के पास एसेट है क्या? गोल्ड 500 का। लेकिन आप इस ज्वेलर को वापस पूछने जाओ कि भाई जरा जूम इन करके तुम ये 500 का नोट पढ़ो तो क्या लिखा है? तो गवर्नर ने क्या लिखा है? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 500 रुपीस। इसका मतलब क्या है कि यही ज्वेलर वापस आएगा कि 500 और मुझे 100 के 5 नोट दे दो। आरबीआई को देना पड़ेगा बिकॉज़ प्रॉमिस किया है। तो मतलब अब आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भाई ये तो मेरी लायबिलिटी भी है। 500 का गोल्ड मेरी एसेट है करेक्ट, बट सामने ज्वेलर को मैंने पैसा दे दिया, वो तो लायबिलिटी भी है। इसलिए हम वापस करें कि ये जो स्केल था वो कैसा हो गया? एसेट साइड में गोल्ड ऐड हुआ कितना? 500 का। तो लायबिलिटी साइड में मार्केट में जो 500 रुपए गए वो तो आरबीआई की लायबिलिटी है ना, क्योंकि उसको वो प्रॉमिस कर रहा है वो कि आई विल एक्सचेंज दिस फॉर इक्वल फेस वैल्यू के अदर नोट्स। उसी तरह से बाकी भी जो एसेट्स हैं कि देखिए फॉरेन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जो है, आरबीआई ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, रुपये से खरीदा होगा। कुछ केस में ये होगा कि आरबीआई ने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट किया किसी फॉरेक्स एजेंसी और फिर जाके डॉलर अमेरिका को दिए होंगे। पर अल्टीमेटली आरबीआई ने किसी को रुपी करेंसी दिया है ना, तब जाके पैसा उसने ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फॉरेन बॉन्ड्स खरीदे। तो सबके पास जो पैसा है वो पैसे पे लिखा है प्रॉमिस टू पे दिस, तो भाई ये तो मेरी लायबिलिटी है, आरबीआई गवर्नर बोल रहा है। उसी तरह आरबीआई ने कॉइन्स खरीदे किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कुछ लोग भूल गए होंगे, उनको मैं वापस याद दिलाऊं। हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने अगर 100 करोड़ के कॉइन बनाए हैं तो गवर्नमेंट खुद किसी को सैलरी में 100 करोड़ के कॉइन्स नहीं देगा। गवर्नमेंट सारे कॉइन्स आरबीआई को दे देगा और आरबीआई उसके सामने जो बड़े नोट्स है 2 रुपए के, 20 रुपए के, 500 200 जो भी वो सब देगा। तो इस तरह आरबीआई हैज परचेज दोस कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट और फिर आरबीआई आगे उसको बाकी सब लोगों को एजेंट के रूप में सर्कुलेट कर रहा है। इसलिए अब सोचो आरबीआई ने जो कॉइन्स खरीदे, सपोज 500 रुपए के ये कॉइन है और उसके बदले आरबीआई ने सरकार को 500 रुपीस दिए। तो 500 रुपीस पे क्या लिखा है? मैं धारक को इतना देने का बता, तो मतलब गवर्नमेंट भी आगे बोले 100 के 5 कर दो, करना पड़ेगा। तो भाई ये तो मेरी लायबिलिटी है, अगेन इट इज लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। तीसरा आरबीआई ने गोल्ड खरीदा, तो मैंने आपको बताया गोल्ड ज्वेलर को जो पैसा दिया तो उस पे भी ये सब लिखा है, तो भाई ये तो मेरी लायबिलिटी। और अब समझो आरबीआई के एसेट साइड पे वो जब जब इधर ये प्लस प्लस ऐड करेगा कि और मान लीजिए 5000 का माल उसने खरीदा, तो मार्केट साइड पे 5000 का मनी सप्लाई, यस इट विल इंक्रीज बिकॉज़ व्हेनेवर आरबीआई बाय समथिंग वो पैसा दे रहा है, जिसके कोई पास दिया मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ और आरबीआई की लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई क्योंकि हर एक करेंसी नोट उसकी लायबिलिटी है। अब उसके अंदर कुछ लोग उनका परपेचुअल झंडा ऊपर ही रहता है, उनका ये कहना है कि जो रूपी कॉइन है वो एसेट कैसे हो सकता है? क्योंकि रूपी कॉइन जो है उसमें तो कोई इनकम और प्रॉफिट नहीं है। अब जब हम कहते हैं कि ये सब आरबीआई के एसेट, गोल्ड तो एसेट है आप समझते हैं, तो आपने परचेज किया 30,000 का, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा 40,000, तो यू कैन सेल इट एंड मेक प्रॉफिट, तो ये तो एसेट है, सेंस बनती। फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इंटरेस्ट कमाते हैं तो एसेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है मतलब ब्याज कमाते हैं आप, मुनाफा है, तो वो तो सब एसेट्स है। पर एक कॉइन के अंदर तो कोई प्रॉफिट नहीं है ना, वो तो मिला उसी भाव पे एक्सचेंज करते रहना है, तो प्रॉफिट कहां है? तो ये तो प्रॉफिट नहीं है, तो तुम इसको एसेट साइड पे क्यों लिखते हो? तो उसकी क्या कारण है? बिकॉज द लॉ सेज सो। आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 33 में लिखा है कि द एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। गोल्ड कॉइन समझते हैं, गोल्ड बुलियन मतलब सोने के बिस्किट ईंटें वो समझते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी समझ लिया, रूपी कॉइन जो मैंने अभी आपको बताई है, रूपी सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह। सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये रूपी कॉइन ऑन 1 रूपी नोट आल्सो, रूपी 1 का नोट आल्सो दैट इज एसेट ऑफ द आरबीआई इशू डिपार्टमेंट, और उस हिसाब से सामने उतना करेंसी जो नया घूम रहा है मार्केट। हाँ तो एक्सेप्ट करो क्योंकि कानून में लिखा है। और दूसरा आप उसको ऐसा सोचो कि भाई ये भी एक एसेट है, पर ऐसी एसेट है जो जीरो इनकम जनरेट करती है। हर एसेट इनकम जनरेट करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि बैंकों ने विजय माल्या को लोन दिया तो वो भी एसेट था, पर वो इनकम नहीं जनरेट करता, हम क्या बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। So it is not necessary that every asset must generate income. यार उसकी पंचायत में और टाइम बगाड़ने मतलब नहीं। You can look at PYQs, यूपीएससी खुद कभी पूछने बैठती नहीं कि अच्छा वो क्यों एसेट है, ऐसा क्यों है। ना एनसीईआरटी ने ना कोई बड़ी बुक ने कभी एक्सप्लेन किया कि why it is like that. So we should not go into it. मैं आपको एक फोटो फ्रेम दिखाता हूँ। ये फोटो फ्रेम है कोहली मैरिड अनुष्का एंड यू एक्सेप्ट दिस। पर कुछ लोग क्या नहीं, आई डू नॉट बिलीव दिस। तुम पहले मुझे कोहली के पेरेंट्स का मैरिज हुआ था उसकी फोटो दिखाओ, फिर उसका जन्म हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, उसका स्कूल मार्कशीट, कॉलेज मार्कशीट, क्रिकेट का आईडी कार्ड एंड देन मैरिज, देन आई एक्सेप्ट इट। तो उतना टाइम अपने पास है नहीं। सिमिलरली ये जो अपना पूरा इक्वेशन या फॉर्मूला बन गई कि एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड है, पैसा आया गया। अब इन्होंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो कैसे किया था? तब तो इनके पास ये सब नहीं था। तो सपोज 1934-35 में आरबीआई बना, तब उन्होंने कैसे पैसा इशू किया था? आरबीआई ने ये सब गोल्ड कहां और कैसे खरीदा? आजादी के बाद जो बंटवारा हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज पार्टीशन, तो पाकिस्तान की आरबीआई को कितना पैसा गया और उस वक्त उन्होंने ये सर्कुलेशन को कैसे फिक्स किया? वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दोस थिंग्स बिकॉज़ देयर इज नो प्रेसिडेंस ऑफ यूपीएससी आस्किंग ऑल दैट स्टफ। तो 500 फोटो फ्रेम बना सकते, काम उसका कोई है नहीं। फिर वापस आते हैं, गवर्नमेंट ने कॉइन इशू किया, आरबीआई ने वो सब परचेज किया, सामने आरबीआई ने जो भी 2 से 2000 के नोट रिजर्व बैंक ने भारत को दिए, सरकार को दिए।
और ये जितने भी कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट आगे चल के आरबीआई इज एक्सचेंजिंग एंड रिलीजिंग फर्दर एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब प्रश्न ये होता, पब्लिक जब फटे गले 1 रुपए के नोट एक्सचेंज कराने हैं तो कौन करेगा? जवाब आरबीआई विल डू इट बिकॉज आरबीआई इज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के एजेंट के रूप में 1 रुपए के फटे नोट को एक्सचेंज कौन करता है? तो आरबीआई। अब कोई टूटे हुए सिक्के को कौन एक्सचेंज करेगा? तो वो भी आरबीआई करना चाहिए कॉमन सेंस के हिसाब से। हालांकि सिक्का टूट कैसे सकता है, इतनी तो बारीक नाजुक चीज वो है नहीं, बट सपोज देयर इज अ ब्रोकन कॉइन, देन थियोरेटिकली आरबीआई विल एक्सचेंज इट फॉर एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब प्रश्न ये होता है कि अगर आरबीआई इन चीजों को आगे सर्कुलेट कर रहा है, कॉइन्स को और 1 रुपी नोट को, तो फिर ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट्स वो असल में लायबिलिटी किसकी है? आरबीआई की है कि सरकार की है? किसकी जिम्मेदारी? मतलब इफ यू से 500 रुपी नोट, तो हमको पक्का पता है कि वो तो सिग्नेचर के साथ लिखा है ना आरबीआई गवर्नर ने कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड दिस मच, बट 1 रुपी नोट पे तो ऐसा नहीं है, 1 रुपी कॉइन पे किसी का ऐसा सिग्नेचर नहीं है, तो वो असल में अल्टीमेट किसकी लायबिलिटी? तो जवाब परीक्षा में पूछा जाए तो जवाब है सरकार की जिम्मेदारी। अकॉर्डिंग टू आरबीआई नोटिफिकेशन ऑल द कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट्स इट इज गवर्नमेंट्स लायबिलिटी। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो वो जवाब में टिक करना है। हालांकि आई डोंट थिंक यूपीएससी विल गो इनटू दिस पेरेंट, ये सवाल की काल में वो जाएंगे नहीं, बट एनीवेज अगर पूछे तो बात क्या है, कॉइन्स और 1 रुपी नोट इट इज आरबीआई लायबिलिटी? जवाब नहीं। अकॉर्डिंग टू सम बुक्स दे विल से दिस एंड दैट, बट बात ये है कि इट इज गवर्नमेंट्स लायबिलिटी एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन। और लोड लेने की जरूरत नहीं, इन माय ओपिनियन ये अपने एग्जाम के लिए काम का भी नहीं, काम का नहीं तो बता क्यों रहे हो? क्योंकि आप जानते हैं इधर एक गूगल फॉर्म है और वो लगा है वो मेरी जिंदगी की गलती रहती है हर बार, तो कुछ लोग आ जाते हैं, तो पहले से मैं उनको बता देता हूं। तो 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स दे आर लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, बाकी जो भी माल है 2 रुपी 2000 रुपी वो लायबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि देखो कॉइनेज एक्ट में तो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट 1000 रुपए के भी कॉइन इशू कर सकती है, तो मान लीजिए सरकार ये सोचे कि 6 लाख करोड़ के 1000 रुपए के कॉइन इशू कर दो और इलेक्शन से पहले गरीबों को दे दो ताकि खुश हो जाए, हमको वोट दे दें, क्या ऐसा कर सकते हैं? अब कर तो सकते हैं, आपके मेंटल फैंटेसीज में वो कर सकते हैं, पर रियल लाइफ में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉइन्स को बनाना है तो उसके लिए धातु चाहिए, रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेटल, तो देयर इज अ लिमिटेशन। दूसरा, 1 रुपए का नोट प्रिंट करने का तो उसमें भी इंक, सिक्योरिटी गार्ड सब खर्चे। तीसरा, अगर ऐसा कोई सरकार नॉनसेंस करे कि हम 6 लाख करोड़ के या 10 लाख करोड़ के 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स इशू करते हैं बिफोर इलेक्शन, तब समझो उससे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा ना, क्योंकि इतना सारा पैसा गरीबों को दे दिया, अपन सामने मार्केट में ऑनियन टोमेटो है नहीं, तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो गवर्नमेंट भी इतनी तो सेंसिबल है कि इतना बजट कम नहीं करेगी। और ऐसा कोई यूपीएससी में आपको पूछने भी वाला नहीं कि ये सब ऐसा करेगी, क्योंकि वो आपके दिमाग की विकृत फैंटेसी है। इट इज अ परवर्टेड फैंटेसी ऑफ योर माइंड, बट दे आर नॉट गोइंग टू डू इट इन रियल लाइफ, सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। दूसरे कुछ प्रश्न कि तुमने ये जो सब बनाया उसमें आरबीआई का प्रॉफिट लॉस डिविडेंड ये सब की बात क्यों नहीं करी? तो देखिए जो एसेट्स हैं उसमें प्रॉफिट लॉस डिविडेंड ये सब ऐड मत करो। लेट मी गो बैक। जहां तक मनी सर्कुलेशन की एसेट्स की बात है वो स्पेसिफिक है, जो आरबीआई एक्ट में लिखी है। कितनी है? गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन यानी बिस्किट, फॉरेन सिक्योरिटी, रुपी कॉइन एंड 1 रुपी नोट आल्सो, रुपी सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दीज आर द ओनली एसेट। इसके बाहर और कुछ नहीं है, ना ऑडी कार है, ना आरबीआई गवर्नर का बंगलो है, कुछ भी नहीं। एक्ट से स्पेसिफिकली दिस 4-5 थिंग्स, तो उतनी एक्सेप्ट करनी है। बियॉन्ड दैट ऑडी कार और कुछ भी है तो वो सब को गिनना नहीं है। अब वो झंडे उठाएंगे कि अगर आरबीआई 5 करोड़ की ऑडी कार खरीदता है जो उसकी एसेट हुई, तो क्या आरबीआई 5 करोड़ के नए नोट इशू कर सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि एसेट लिस्ट में जो 4-5 चीजें उसी के सामने वो इशू कर सकता है। इट इज टू कि आरबीआई गवर्नर के पास ऑडी कार होगी, पर वो आप समझो आरबीआई के प्रॉफिट भी तो होंगे ना। लेट मी गो बैक। सपोज ये जो खेल हुआ कि सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की, सपोज आरबीआई परचेज 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट, और उसके अंदर 47 ईयर्स की टेन्योर मतलब अवधि बाकी है, तो गवर्नमेंट उसको 47 ईयर्स तक ये 100 करोड़ का जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिटर्न कर रही है, तो ये इंटरेस्ट की रकम से अगर आरबीआई गवर्नर ऑडी कार खरीदे अपने ऑफिशियल काम के लिए तो वो खरीद सकता है। बट देन यू विल नॉट से कि वो नया पैसा प्रिंट हुआ है, क्योंकि वो तो आप समझो गवर्नमेंट ने पे किया, जो आरबीआई का प्रॉफिट एक जाता है उसमें से काम हो रहा है। तो खिचड़ी मत पकाओ, डोंट ड्रैग दिस थिंग टू अननेसेसरी एरियाज वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये सब बचकाना प्रश्न, चाइल्डिश क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जो मैंने 2 स्लाइड में बताया, क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है, उसको एक्सेप्ट करो। अगर कोई काम की चीज होती है मैं आपको खुद ही बताता हूं भाई। आरबीआई की बाकी एसेट जैसे रेपो एमएसएफ वगैरह कहां गया, तो भाई वो इशू डिपार्टमेंट की एसेट्स नहीं है। इशू डिपार्टमेंट की एसेट 4-5 ही है जो मैंने आपको बताया, उसको एक्सेप्ट करो, उस हिसाब से पैसा जनरेट होता है। बाकी 500 की ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, नहीं है, जो है वो इतना ही है, उसको एक्सेप्ट करो। मान लीजिए कोई चोर 10 करोड़ का गोल्ड आरबीआई से चोरी करके ले जाए, तो मतलब आरबीआई की एसेट जो पहले 100 करोड़ थी अभी कितनी हो गई? 90 करोड़। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई अब अपनी प्रॉमिस को ऑनर नहीं करेगा कि वो मार्केट से 10 करोड़ के नोट को डिमोनेटाइज कर देगा? तब विजुलाइज करो भाई, आपने अगर बैंक से लोन लिया, आपके घर में चोरी होगी तो वापस करोगे कि नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा ना, वो तो कहीं और से आप लेके आओगे। तो आरबीआई विल कंटिन्यू टू ऑनर द प्रॉमिस, वो कहीं और से पैसा बोरो करके लाएगा, कुछ वो जुगाड़ करेगा। ये हमको इधर फास्ट एंड फ्यूरियस के सब तुक्के नहीं मारने कि चोर चोरी कर गया तो क्या करोगे। दिल्ली ऑफलाइन क्लास के अंदर टीचर होते हैं, वो बॉडीगार्ड रखते हैं। बॉडीगार्ड का काम क्या होता है? जैसे ही क्लास खत्म हुआ वो टीचर चला जाएगा, आप उसको कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते क्योंकि बॉडीगार्ड आपको रोक लेगा और वो बॉडीगार्ड में बैठ के चला जाएगा। तो वहां पर कोई नॉनसेंसिकल प्रश्न पूछ ही नहीं सकता कि तुमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्चुअल क्यों पूछे वगैरह, जो कल रात हमने देखा था। नो वन कैन आस्क दैट। इसलिए शायद वहां सक्सेस रेट ज्यादा है, क्योंकि फालतूगिरी हो ही नहीं सकती। तो आदमी देश के घोड़े की तरह ऐसे देख के चले। इधर आउट ऑफ गुडविल कि ठीक है बच्चे छोटे गांव शहरों से आते हैं, नहीं समझ आया तो गूगल फॉर्म रखते हैं। गूगल फॉर्म रखो तो ये यही सब बचकाने सवाल आते हैं। कुछ टीचर्स ऐसी जो भी बचकाने सवाल है उसी में 2 घंटे पढ़ाते रहे, पर आपको समझना, दे आर नॉट हेल्पिंग यू टू पास द एग्जाम। एक हो सकता है कि मैं बच्चों के बीच फेमस हो, दूसरा कि मैं उसको टॉपर बनाऊं, तो टॉपर बनाऊं तभी मेरा कैरियर लॉन्ग टर्म के लिए सेट। तो बात तो असल में एक 2 पेज की है, 30 स्लाइड तक मगजमारी इसलिए ताकि जो घुमंतू दिमाग है वो लाइन पे आ जाए। ये जो होशियार है वो तो खुद पास हो ही जाना है, वो पढ़े नहीं पढ़े यहाँ से, पर जो नहीं है उसको भी इक्विप करके आगे नहीं तो स्टेट सर्विस भी मैं पास कराऊं तो उसको मैं अपनी सक्सेस मानता हूं। सो देयरफॉर आई हैव टेकन दिस टाइम टू एक्सप्लेन इट इन दिस मैनर। बाकी माल कुछ है नहीं, डोंट वरी अबाउट दिस, इट इज अ सिंपल 2 पेज की कंटेंट। तो हमने आज क्या समझा? हमने एक तो ये समझा कि आरबीआई दे दनादन पैसा छाप सकती है नहीं, एसेट्स और लायबिलिटी की मैचिंग उसको करनी पड़ेगी। हाउ मच मनी आरबीआई प्रिंटेड वो हम कैसे फाइंड करें? तो जब M0 की जो फार्मूला हमने समझी थी, जो भी उसके पब्लिक और बाकी सबके पास जो पैसा है, आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट है, वर्ल्ड कैश विद बैंक से उनको ऐड करो तो M0 मिलता है। आगे का मुद्दा करेंसी इन सर्कुलेशन और छोटे-छोटे मुद्दे हैं, सो विल स्टडी देम, चिंता मत करो। थोड़ा पढ़ते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या है? तो खुद लगाओ लॉजिक भाई। करेंसी इन सर्कुलेशन में पैसा जो घूम रहा है मार्केट में, जो बैंकों में लॉक नहीं है, जो इधर-उधर लॉक नहीं है, जो घूम रहा है। नाउ सपोज देयर इज अ 100 रुपी नोट, उसमें से 90 रुपी डिपॉजिट में थे, बैंक में डिपॉजिट थे, और 10 रुपीस करेंसी इन हैंड या मतलब घूम रहे थे मार्केट। ये सीन था 2019 में।
अभी आप सोचो 2020 यानी कोरोना में क्या होगा, पब्लिक अपना पैसा विड्रॉ कर देगी, तो 100 के अंदर सिर्फ बैंक में 60 रुपए की और ले लेगी, करेंसी सर्कुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, बिकॉज़ लॉकडाउन में मिल्क मेडिसिन इमरजेंसी सब कुछ हमको खरीदना है, तो प्रिकॉशनरी मोटिव के चलते पब्लिक करेंसी हाथ में ज्यादा रखेगी, डिपॉजिट कम करेगी, तो करेंसी सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, कॉमन सेंस। फिर वापस क्या होगा, जब अनलॉकडाउन होगा, कोरोना का डर कम हो जाएगा, प्रिकॉशनरी मोटिव कम हो जाएगा, तो वापस आउट ऑफ 100 रुपए 80 बैंक में रखेगा, 20 कैश में रखेगा। तो वही कुछ चल रहा है ग्राफ के अंदर, वो कैसे चला है, इट इज गिवन। अब वापस आप देखो 2022 में रशिया का वॉर हो रहा है यूक्रेन के साथ, तो पब्लिक क्या सोचेगी कि थोड़ा पैसा हम लोग कैश में विड्रॉ करके रखते हैं क्योंकि कुछ इमरजेंसी हो जाए तो इट शुड बी केप्ट। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, दिस करेंसी सर्कुलेशन का जो परसेंटेज है इट विल इंक्रीज लिटिल बिट, थोड़ा ही बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही बढ़ेगा, फिर वो वापस स्टेबल हो जाएगा। ये ग्राफ में बहुत दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, करेंसी सर्कुलेशन क्या है, प्रश्न तुमने बताया क्यों, इसलिए बताया, ये सब यूट्यूब वाले पंचायत करने में से, और उनकी भी गलती का मूल स्रोत है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, जो फालतू में इसकी हर महीने आरबीआई रिपोर्ट डाले करेंसी सर्कुलेशन इतना उतना, तो दे आर जस्ट गोइंग देयर एंड राइटिंग द एक्सपेंस रीजन नेसेसरी, जबकि अगर हम यूपीएससी देखें दे आर नॉट आस्किंग अबाउट इट, क्यों, यूपीएससी की एक बाउंड्री चलती है, बाउंड्री ये है कि जहां तक मनी सप्लाई है तो मैं थियरी पूछनी है, एनसीईआरटी के इर्द गिर्द पूछूं। लेट मी गो बैक, पीवाईक्यू एनालाइज करो, ये जो पूछा कि बैंकों की एसेट क्या है तो डिपॉजिट उसमें नहीं है, बराबर, तो किधर से आया, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, ये जो मनी सप्लाई वाला चैप्टर है उसी में दिया है। दूसरा प्रश्न उसने पूछा क्या गया कि आप 1 लाख रुपए विड्रॉ करोगे तो मनी सप्लाई पे क्या असर होगा, तो अगेन दिस इज आल्सो एनसीईआरटी, आपको वर्ड बाय वर्ड उसने नहीं दिया, अपन जो फिलोसफी एम3 की वो तो उधर से ही है। तब मनी सप्लाई की जितने पीवाईक्यू एनालाइज करोगे दे आर अराउंड दिस थिंग ओनली, कि एनसीईआरटी में कितनी बात है, उसके बियॉन्ड वो जाते नहीं, तो फालतू में दिमाग खर्च करना नहीं चाहिए। सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस करेंसी सर्कुलेशन विल बी इंक्रीज दिस पलाटिन का, ये जो भी चला है उनको चलने दो, स्टिल अगर कुछ आएगा तो इकोनॉमिक सर्वे जब बोलेगा तो हम देख लेंगे, अन्य अभी से इसमें जाना नहीं कि व्हाट इज करेंसी सर्कुलेशन एंड व्हाट ग्राफ इंटरप्रिटेशन इज देयर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी को हम समझते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। सपोज देयर इज 100 रुपए का नोट है, आपने उससे जो भी ये वेफर कुरकुरे कुछ खरीदा, तो यानी आपके हाथ से पैसा दूसरे हाथ में गया शॉपकीपर के हाथ में, तो वन टाइम चेंज, फिर शॉपकीपर ने उसी नोट से किसी फार्मर से वेजिटेबल खरीदे, तो ये करेंसी नोट सेकंड टाइम इट मूव फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, पैसों की एक ही नोट है पर एक हाथ से दूसरे हाथ वो बदल रही है, फ्रॉम योर हैंड इट इज गोइंग टू दिस गाय, देन फ्रॉम दिस टू दिस वो जा रही है, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, मुद्रा संचालन का वेग, पैसों का एक नोट कितने हाथ बदलती है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स मनी पासिस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो अपने लिए काम करें, जीडीपी डिवाइडेड बाय दिस मच करें, वो कुछ काम करने में उतनी पंचायत में जाने का मतलब नहीं, सिंपली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो जाता है तो कितनी बार जाता है, कितने जंप मारता है, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। अब जो वेलोसिटी ऑफ मनी है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुकेश अंबानी के पास 10 लाख रुपए के अगर नोट्स होंगे तो क्या आपको लगता है वो रोज जाके वो सारे स्पेंड करते रहते हैं, नहीं, वो तो ऐसे पड़े होंगे ना। वो एक अंकल स्क्रूज, ऐसी डकटेल्स डकटेल्स नाम की कार्टून सीरीज आती थी, तो उसमें जो अंकल स्क्रूज के पास पैसा है तो वो तो कभी स्पेंड करता नहीं, तो वो तो ऐसे ही पड़ा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, जीरो। तो रिच पर्सन टू स्पेंड ऑल ऑफ हिज मनी, तो इसका जो पैसा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेस वेलोसिटी, बिकॉज़ दिस मनी विल नॉट मूव फ्रॉम हिज हैंड टू अनदर हैंड, तो पड़ा रहता है। तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। ये जो कंसेप्ट है उसमें खिचड़ी मत पकाओ, अज्यूम करो कि बैंक नहीं है, चेक नहीं है, नेफ्ट नहीं है, यूपीआई भीम कुछ नहीं है, जो भी व्यवहार हो रहा है, व्हाटएवर ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग दे आर हैपनिंग फ्रॉम कैश, ऐसा थियोरेटिकल कंसेप्ट इसको समझो। तो फिर जो हम बात कर रहे हैं वो सब वैलिड है कि अच्छा मनी इन द हैंड ऑफ रिच पीपल हैज लोअर वेलोसिटी, बराबर, मुकेश अंबानी बहुत सारा पैसा ऐसे गद्दे में पड़ा रहेगा वो इस्तेमाल नहीं होगा, वेयर मनी इन द हैंड्स ऑफ पुअर पीपल हैज हाई वेलोसिटी, गरीब के हाथ में है, तब जानते हैं उसने आज मान लीजिए 200 रुपए कमाए, तो शाम को जाएगा तो 20 रुपए का एडिबल ऑयल, वो कुकिंग ऑयल, वो उतना थैली में छोटा सा भर के जाएगा, वो सब्जी लेके जाता है, तो उसके पास जितना पैसा था वो रोज आता है, रोज चला जाता है, तो उसके हाथ से तो पैसे जाते रहते, तो मनी इन द हैंड ऑफ पुअर पीपल इट हैज हाई वेलोसिटी, वो जल्दी जल्दी चला जाता है। बूम पीरियड मतलब तेजी का माहौल है, सपोज जैसे दिवाली आती है सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है मनी विल मूव मोर हैंड्स, क्योंकि उस वक्त रॉ मटेरियल से लेके शॉपिंग में दिन पैसा जाता है, उस वक्त पब्लिक को भी बहुत सारी जॉब्स मिलती है, जॉब मिलती है, वो जाके शॉपिंग करता है, सैलरी होती है, ये वो तो घूमते रहता है पैसा, सो देन यू विल हैव हाई वेलोसिटी ऑफ मनी। अगर पब्लिक कर्जा ले लेके खर्चा करती रहेगी तो भी क्या होगा, एक हाथ से दूसरे हाथ पैसा घूमता रहेगा, सो इफ पीपल बोरो मोर मनी देन द मनी वेलोसिटी विल इंक्रीज। जैसे अमेरिका में होता है कि वो लोग बचत में इतना नहीं मानते कि हमको आलोकनाथ बन के सब पैसा कन्यादान के लिए नहीं बचाना है, वी विल जस्ट स्पेंड इट, और जो अपने बच्चे हैं वो अपना देख लेंगे। सो देन इफ द सोसाइटी इज नॉट हैविंग द सेविंग्स हैबिट इन एक्सेस अमाउंट, तो क्या है वो लोन पे क्रेडिट पे लेके करते रहेंगे, सो वेलोसिटी ऑफ द मनी विल बी हायर। सो इन डेवलप्ड कंट्रीज हायर वेलोसिटी बिकॉज़ पीपल सेव लेस मनी, दे स्पेंड मोर बिकॉज़ लाइफस्टाइल ऐसी है, और उनको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अगर हमारी नौकरी चली गई तो गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता वगैरह, फूड स्टैम्प वगैरह मिलते रहते हैं उनको, तो दे विल स्पेंड मोर मनी। और भी 500 जाके बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, बट ये 4-5 जो बड़े फैक्टर्स मैंने आपको बताया उसको याद रखना है, एमसीक्यू में कुछ पूछे तो हमने समझा ये सब मनी मल्टीप्लायर और छोटे मोटे टॉपिक्स। इसके बाद और भी कहानी है, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड।
2 more minutes. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बताइए। टू फॉल्स में पलक, दर्शन, विशाल, नवनीत, सुहानी, आनंद, साक्षी, अनदर, दान, जस्ट वी मूव फॉरवर्ड। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कल देखिए, वाई पब्लिक सारा पैसा कैश में नहीं रख, सारा पैसा बैंक में क्यों नहीं डिपॉजिट करती, थोड़ा पैसा कैश में रखती। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। डिपॉजिट के टाइप, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M0, M1, M2, M3, M4, मनी मल्टीप्लायर आज देखा। फिर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक समझे, आरबीआई कितना पैसा प्रिंट करती है, M0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक देखते हैं। बाकी तो बात चिंता नहीं करनी, ये कुल मिला के 5 लेक्चर्स की अभी कंटिन्यू सीरीज चल रही है। आई थिंक इसी सेकंड लेक्चर तो खत्म हो जाएगा। थोड़ा पढ़ के जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ग्राफ्स थे जो पुराने हैंडआउट्स में होंगे, पर मैंने वो डिलीट कर दिए होंगे, क्योंकि 2023 अब क्या हो गया, 2024 की जो आएगी एग्जाम, तो हर साल लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो फिर लेटेस्ट ग्राफ जो होगा वो देख लेंगे। तो हम अभी ग्राफ में बहुत नहीं जा रहे, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। पुराने हैंडआउट में कुछ दिया तो वो सबको इग्नोर करो कि ये कितना ग्राफ था वगैरह, वो लेटेस्ट हैंडआउट इसलिए निकाल दिया। अभी नेक्स्ट आएगा तब देखते हैं। नेक्स्ट कब आएगा तो आप जानते हैं, विन 24 सीरीज जो फरवरी से चालू होगी। सीआरआर, रेपो वगैरह छोटी समझ लेते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कल हमने देखा था कि आरबीआई अपनी तरफ से सीआरआर, एसएलआर, रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रायोरिटी साइकिल लेंडिंग वगैरह जो काम करती है, जिससे सेविंग, इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सबको उसको एडजस्ट करना है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन हैंडआउट के पेज 60 पे दी है, लेकिन इसको अभी नहीं पढ़नी है। वंस वी हैव फिनिश द एंटायर हैंडआउट, मतलब आई थिंक 15 तक में खत्म होगा, तब इसको पढ़ना है। देन इट विल मेक सेंस टू, कि हां भाई ऐसा क्यों था। ये क्रिस्टोफर नोलन जैसा है कि वो फिल्म खत्म होके फिर वापस आना, तो तुमको दिखेगा कि ऐसा क्यों था। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस डेफिनेशन, इट विल मेक सेंस टू यू आफ्टर वी आर डन विद द हैंडआउट। अभी हमको समझना है छोटा सीआरआर और एनडीटीएल कुछ समझते हैं, बाकी जो उसके एडवांस कांसेप्ट है वो कल रात कंटिन्यू रखें, छोटा खत्म करके जाते हैं। एक टॉपिक है सिंपल सा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी एनडीटीएल। ये क्या है हमें जाना कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपॉजिट्स आर लायबिलिटीज, जिसके अंदर कुछ डिमांड डिपॉजिट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तब समझिए किसी दिन 70 रुपये डिपॉजिट भी होते हैं, तो सामने कुछ लोग पैसा विड्रॉ भी करते हैं 30 रुपये, उसको कुछ काम होगा तो ले जाएगा पैसा उठा के। तो नेट शुद्ध रूप से कितना बचा, 70 या 30 या तो 40 रुपीज नेट। उसी तरह टाइम डिपॉजिट, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है 65 डिपॉजिट हुआ और उसी दिन मैच्योरिटी में किसी ने 5 रुपये विड्रॉ भी किया, तो नेट कितना बचा, 60 रुपये। तो अभी नेट अमाउंट शुद्ध रूप से बैंक के पास कितना डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट 40 रुपये, टाइम डिपॉजिट 60 रुपये, तो टोटल कितना है 100 रुपीज। तो इसको आप क्या बोलोगे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट मतलब शुद्ध प्लस माइनस करके जो अल्टीमेट बचा, डिमांड और टाइम लायबिलिटी आप समझते हैं, तो एनडीटीएल। ऐसा एनडीटीएल बैंकर हर फ्राइडे को कैलकुलेट करते हैं और फिर उस हिसाब से उनको उस एनडीटीएल पर सीआरआर, एसएलआर ऐसे कुछ चीजें लॉक करनी होती है। अब वो क्या समझते हैं, देखिए एनडीटीएल तक याद रखना है, फ्राइडे को कैलकुलेट करते हैं, संडे को करते हैं अपने काम का नहीं, कितना 5 बजे 6 बजे वो भी अपने काम का नहीं, सफिशिएंट टू नो कि पैसा आता है जाता है, अल्टीमेटली जो नेट पैसा बचा डिपॉजिट का उसको एनडीटीएल बोलते हैं। हाँ, तो एनडीटीएल या सिंपल टर्म्स में मैं कहूं कि डिपॉजिट में जो पैसा आया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, सपोज 100 रुपीज है इनकमिंग एक्सिस बैंक के पास, तो उसमें से आउटगोइंग क्या होगा, आरबीआई कहती है ये तुम्हारा जो एनडीटीएल है 100 रुपीज, इसमें से 4 रुपये 50 पैसा एक ट्रक में भरो और मेरे ऑफिस में आके जमा कर देना। सो दैट इज सीआरआर। मैंने अपना पैसा डिपॉजिट किया है एक्सिस में, एक्सिस मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है व्हाटएवर 4%। उसी तरह एक्सिस ने क्या किया कि आउट ऑफ माय डिपॉजिट्स सीआरआर के नाम पे 4 रुपये 50 पैसा की डिपॉजिट एक्सिस ने आरबीआई में की। तो याद रखना, सीआरआर इज अ डिपॉजिट मेड बाय द बैंकर टू आरबीआई। अब आपके अगर डिपॉजिट में पैसा रखा है तो आरबीआई की रिस्पांसिबिलिटी है कि आरबीआई ने इसको कुछ इंटरेस्ट पे करना चाहिए। ऐसी बात है, देखो मैंने पैसा एक्सिस में डिपॉजिट किया तो एक्सिस मुझे ब्याज दे रहा है ना, जो भी 4% दे रहा है। तो उस लॉजिक पर जब एक्सिस ने 4 रुपये 50 पैसा डिपॉजिट किया आरबीआई में, आरबीआई के अंदर, तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट, एक्सिस को इंटरेस्ट पे करेगा कि नहीं, तो जब आरबीआई विल पे जीरो इंटरेस्ट टू एक्सिस ऑन सीआरआर डिपॉजिट्स। ऐसा क्यों है, ऐसा रूल है। अब आरबीआई हिमसेल्फ इज द जज, आरबीआई की मर्जी है, नहीं दूंगा ब्याज तुमको, और ये मेरा रूल है तो तुमको मानना पड़ेगा। एक जमाने में कुछ बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस हुई थी, तो टेंपररी आरबीआई ने सीआरआर डिपॉजिट्स पे ये जो भी एक्सिस एचडीएफसी वाला थोड़ा इंटरेस्ट पे किया था, पर वो एक टेंपररी घटना थी बहुत साल पहले, उसकी चिंता छोड़ो, यूपीएससी को खुद याद नहीं होगा, सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। सो वन इज सीआरआर, सीआरआर में जो पैसा लॉक हो गया, जीरो इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड बाय एक्सिस, तो मैं इसको सैड स्माइली देता हूं कि ये तो लॉक हो गया पैसा और ब्याज भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आउट ऑफ दिस 100 रुपये डिपॉजिट्स 18 रुपीज की एक्सिस बैंक ने लिक्विड एसेट्स रखनी होगी। लिक्विड एसेट्स क्या हो सकती है, कैश लिक्विड है, गोल्ड लिक्विड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिक्विड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, जो गवर्नमेंट को लोन में पैसा चाहिए और उधर से एक्सिस बैंक जो इन्वेस्ट करे। इसका 126 लाख में गो बैक, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए था तो प्राइमरी मार्केट में आरबीआई ने जो जीसेक इशू किए उसमें मान लीजिए एक्सिस बैंक ने इन्वेस्ट किया होता, तो गवर्नमेंट उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करती ना, तो वो सब एक्सिस की क्या हुई, एसेट। और वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, एसएलआर के नाम पे, जो उसने लिक्विड एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया। सो लेट मी कम बैक, तो मैं बोला था एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो आउट ऑफ दिस 100 रुपये डिपॉजिट्स 18 रुपीज लिक्विड एसेट्स में एक्सिस बैंक ने रखना है। लिक्विड एसेट में कैश में भी रख सकता है, गोल्ड में भी रख सकता है, जीसेक में भी रख सकता है, कितने प्रोपोर्शन में वो एक्सिस की अपनी मर्जी की बात है। अब स्वाभाविक कैश में तो रखेगा नहीं, क्योंकि कैश में तो इनकम है नहीं। सो नॉर्मली ही वुड प्रीफर कि मैं गोल्ड खरीद लेता हूं, नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता हूं। क्यों, बिकॉज देयर इज सम प्रॉफिट पॉसिबल फॉर एक्सिस। गोल्ड परचेज किया, आफ्टर सम टाइम प्राइस बढ़ेगा, सेल करेगा, प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अराउंड 1% ब्याज मिलता है, तो मजे। सो यस, यहां पर मैं उसको हैप्पी स्माइली देता हूं। अब प्रश्न होता है कि ये जो सीआरआर है और एसएलआर है ये क्यों है,
क्योंकि आरबीआई ऐसी चीजें मेंटेन करवाता है, एक प्रकार का बफर है, सेफ्टी है, ताकि बैंक रन जैसी क्राइसिस में बच सके। बैंक रन क्या है आगे स्लाइड में देखते हैं। इसके अलावा आउटगोइंग में और भी हो सकता है, लोन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो, वो सब क्या है वो कल देखेंगे, सो डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स। अभी जो हम समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। उसमें हमने क्या समझा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि आउट ऑफ ऑल द डिपॉजिट बैंकर इज सपोज्ड टू कीप 18% इनटू कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि वो लिक्विड एसेट्स। बैंक रन क्या होता है, बैंक रन मतलब बाजार में जब अफवाह फैल जाती है कि बैंक में कांड हुआ है, डिपॉजिट वाले तनाव में आ जाते हैं, एक साथ लाइन में पैसा निकालने के लिए आ जाते हैं। बैंक रन मींस व्हेन बैंक डिपॉजिटर्स बिकम वेरी पैनिक एंड सडनली दे ट्राई टू विथड्रॉ ऑल द डिपॉजिट्स। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में अहमदाबाद में अलग अलग समय पे अफवाह होती रहती है कि वो कोलैप्स होगा, वो 2003 में भी अफवाह उड़ाई थी किसी ने, फिर 2008 में भी उड़ाई, तो क्या होता है पब्लिक लाइन में लग जाती है। ऐसी सिचुएशन में ऑल द डिपॉजिटर्स विल से गिव अवर मनी बैक अभी के अभी, राइट नाउ हमको दे दो। पर तकलीफ है ये डिपॉजिट का तो पैसा आगे लोन में दे दिया होगा ना, तो अगर सारा पैसा लोन में दे देते तो प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए आरबीआई ने क्या करवाया कि सपोज सीआरआर में 4%, एसएलआर में 18, मतलब 22 रुपीज तो प्रोटेक्टेड है कि सेफ जगह पर इन्वेस्ट यहाँ पड़े हैं, बाकी 78 रुपीज वो गए होंगे लोन में, वो वहां पर रिस्क होगा। तो अभी जब भी बैंक रन होगा तो बैंकर क्या करेगा कि आउट ऑफ दिस 22 रुपीज इनको थोड़ा थोड़ा पैसा देगा। आरबीआई खुद से भी कुछ लिमिट्स डाल देगी कि सपोज एक आदमी मोर देन 10,000 रुपये विड्रॉ नहीं कर सकता, तो अपने आप ये 22 रुपीज से सबका थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा। एंड इन बिटवीन आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके ऑफिसर्स आके सब ऑडिट इंस्पेक्शन करेंगे और फिर वो ये फेक न्यूज़ है, डू नॉट वरी अबाउट दिस, सेपरेट स्टेटमेंट वगैरह देंगे, तो धीरे धीरे पब्लिक शांत हो जाएगी एंड द प्रॉब्लम विल बी अवर्टेड। तो ऐसे जो बैंक रन की क्राइसिस होती है उस वक्त सीआरआर और एसएलआर बफर के रूप में यूज किए जाते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अच्छा सीआरआर में तुमने फॉर्मूला बताया कि 4% सीआरआर है, तो उस हिसाब से मनी मल्टीप्लायर क्या होगा 1/4% मींस 1/1/25 यानी 25 टाइम्स। तो उस हिसाब से क्या तुम एसएलआर की कोई फॉर्मूला बना सकते हो? तो जब इट इज डिफिकल्ट टू पुट इट इन फॉर्मूला। उसका कारण ये है कि देखिए 100 रुपये डिपॉजिट हुए बैंक में, उसमें से 18 रुपये एसएलआर में इन्वेस्ट करने, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड वगैरह में। बट नाउ डिपॉजिट लोन वाली लॉजिक में तकलीफ आ जाएगी। सपोज बैंकर ने गोल्ड परचेज किया एक ज्वेलर से, लेकिन वो ज्वेलर वापस बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करे तो मल्टीप्लायर इंक्रीज नहीं होगा, और वो करेगा तो उसकी क्या फॉर्मूला है एसएलआर की मनी मल्टीप्लायर पर लोन डिपॉजिट टाइप, क्या मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या है एनसीईआरटी ने नहीं बताई, बाकी भी जो एडवांस लेवल की बुक्स है उन्होंने नहीं बताई। सो वी कैन नॉट मैथमेटिकली कि एसएलआर इंक्रीज डिक्रीज करने से मनी मल्टीप्लायर कितना चेंज होगा। ऑफ कोर्स बैंक के पास लोन में घुमाने के लिए पैसा कम ज्यादा हो सकता है, उतनी बात है, पर आप एक्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 1/25 टाइम्स या 10 टाइम्स ऐसा बोलना मुश्किल। सीआरआर और एसएलआर को कलेक्टिवली स्टैट्यूटरी या लीगल या वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं। कानून में इसका जिक्र है, सीआरआर इज मेंशन्ड इन आरबीआई एक्ट, एसएलआर इज मेंशन्ड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लीगल मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो सीआरआर की कोई लीगल मिनिमम वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो भी रख सकते हैं, पॉसिबल है। एसएलआर की भी कोई लीगल मिनिमम वैल्यू नहीं, मतलब जीरो भी रख सकते हैं। लीगल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो सीआरआर की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मतलब आरबीआई की मर्जी है, उसको 100% भी रख सकता है। वेयरएज एसएलआर में मैक्सिमम लीगल वैल्यू इज 40%, मतलब आरबीआई 40% से ज्यादा एसएलआर नहीं रख सकता। व्हाई? बिकॉज़ द लॉ सेज। अब कुछ लोग झंडे उठाएंगे कि भाई ऐसा क्यों है, और ये सीआरआर और एसएलआर के अलग अलग कानून क्यों है, व्हाई डू नॉट मर्ज देम टुगेदर? तो मेरा जवाब ये है कि आप मोदी जी को ट्विटर पे टैग करो, जब वो मर्ज कर देंगे मेरे को बोलना, तो मैं हैंडआउट अपडेट कर दूंगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि अच्छा तुमने यहाँ पर ये बताया कि लीगल मैक्सिमम वैल्यू मतलब आरबीआई की चाहो तो कितना प्राइस या सीआरआर रख सकती है, मैंने बताया प्रिस्क्राइब नहीं है, तो आरबीआई की चाहो तो 100% भी रख सकते हैं। प्रेजेंट तो कितना, अराउंड 4.5%। तो कुछ लोग कैन आरबीआई कीप सीआरआर 100%? तो जवाब है कानून में तो रोक नहीं है, देयर इज नो प्रोहिबिशन, सो आरबीआई कैन कीप। बट फिर तो बैंक काम ही नहीं करेगी ना, क्योंकि सारा पैसा लॉक हो जाएगा। तो आरबीआई को इतनी तो कॉमन सेंस है, तो रियल लाइफ में वो 100 कभी रखेगी नहीं। ये तो हमने आगे पढ़ा जो कुछ ब्रेक से पहले कि लोन ही नहीं मिले तो क्या, फिर मैं क्या करूं, मर जाऊं, मतलब नॉन फंक्शनल हो जाऊं, ऐसा इंडियन इकोनॉमी पूछ रही है। नो नो, गवर्नर बोले, आरबीआई क्या बोले, सीआरआर शुड नॉट बी 100%, इट शुड बी लेस देन 100%, ताकि तभी तो इकोनॉमी काम करेगी। ये जो सीआरआर और एसएलआर है ये बैंकों पे लगते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी। तो बैंकों में क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, इन सब पे लगता है। अब यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, वो सब क्या है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। बात कुल मिलाकर ऐसी है कि नॉर्मली हमने रेट देखा क्या है, सीआरआर इज 4.5 एंड एसएलआर इज 18। हाउएवर आरबीआई में प्रिस्क्राइब सेपरेट स्लैब्स, उसकी इच्छा हो जाए तो रीजनल रूरल बैंक्स और इस तरफ के कोऑपरेटिव बैंक, उनके लिए वो अलग स्लैब रख सकता है कि तुम लोग मौज करो, तुमको सिर्फ 12% एसएलआर है या 3% सीआरआर है, उसकी मर्जी। एक्जैक्टली क्या नाम से हम पढ़ने नहीं बैठे। हमको ये भी नहीं याद रखना है कि आरबीआई इन लोगों को अलग से सेपरेट उनके स्लैब्स बनाता है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, सो डोंट वेस्ट टाइम। आज इतना ही करते हैं। इसके बाद का मुद्दा जो समझना था वो था लिक्विडिटी ओवरहैंग और इंक्रीमेंटल सीआरआर, पर वो सुकून से कल पढ़ते हैं। वी आर मूविंग इन द रिक्वायर्ड स्पीड, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका होमवर्क क्या है, ये जितना पढ़ा है उसको एक बार सुकून से हैंडआउट में देखो, फिर भी नहीं समझ आए तो कल सुबह वापस से वीडियो भी सुनो, 5-5 मिनट पॉज करो, हाथ से कुछ लिखो, चार्ट बनाओ, हैंडआउट पढ़ो एंड ट्राई टू फिनिश इट। इसकी जब भी टेस्ट होगी, मैं तू कैसे बोल, मान लीजिए संडे को, तो तब तक एक बार कल मॉर्निंग को पढ़ा और संडे को वापस रिवाइज किया, 2 बार किया, खत्म। फिर ये ऐसा टॉपिक है इसको वापस नहीं देखना, इसको सीधा मई 2024 को देखना, क्योंकि ये इतना इससे बाहर क्या है, इट इज इनफ, इट इज डन। तो ऐसे निपटा निपटा के चलो ये सारे कैंपेन्स या साइड मिशन है, तभी आप मेन वीडियो गेम के मेन मिशन तक पहुंच पाएंगे। बाकी सब देखी करने। सो आई एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट।